सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद बापू कन्वे कर रहे हैं अमेरिकन को कि अगर ये आदमी रूस से वापस आ जाता है तो मैं इस रिश्ते में खत्म जाऊँगा। इसका मतलब समझते हैं सर? ये डेथ मिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, गुमनामी बाबा आपने शुरू में मुझे बताया था कि 3 थ्योरी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। पहली बात है ये मैं आपको बताता हूँ कि असली कहानी है। ऐसा कोई रिसर्च या फैक्ट सामने आया है कि यू वर अमेज्ड, अरे यार? कुछ लोगों ने मेरे को जुमले दिए हैं कि इससे तो साबित नहीं होता, ये तो कोई आपने रिकॉर्डिंग की थी। तो मैंने कहा गांधी जी को जब रेलगाड़ी से निकाला था साउथ अफ्रीका में तो तूने क्या iPhone 15 Pro से रिकॉर्डिंग की थी उसकी? तो डोंट गिव मी दिस मम्बो जम्बो बॉट। मैं फिर पूरा महात्मा गांधी कलेक्टेड वर्क्स और चाचा नेहरू के सारी चीज़ों को वकील से पढ़वाऊंगा कि बता इसमें से एविडेंस है कि नहीं। सन 46 में क्या हुआ था कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ने की बारी आई तो सबसे आगे तो सुभाष बोस के साथ। लेकिन जब रेवड़ियाँ बटनी शुरू हुई इंडिपेंडेंस के बाद तो ये गांधी भक्त पहले लाइन में खड़े हो गया। सर लेकिन अगर मैं आपसे नाम पूछूं, इफ आई वांट नेम्स, कि नेताजी के दुश्मन कौन थे अपने देश में? नेताजी के पॉलिटिकल राइवल, उनका कोई इतिहास में आप जाके देखिए सन 30 में उनकी कितनी उनकी औकात क्या थी सुभाष बोस के मुकाबले में। जी ठीक है। जी जी जी। गांधी ब्रांड को गांधी जी के जीते जी एक ही आदमी चैलेंज किया था और एक ही आदमी हराया था, वो सुभाष बोस था। आज उन दोनों के जाने के बाद में गांधी जी के नाम पे जो ब्रांड बना है उसको सिर्फ सुभाष बोस ब्रांड हटा सकता है और कोई ब्रांड नहीं हटा सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राव्या सारडा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जब भी मैं कोई एपिसोड करती हूँ, मैंने इन्हें भी बताया था, जब भी हम कोई एपिसोड करते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ कमेंट दैट प्लीज़ ब्रिंग दिस गेस्ट ऑन द शो। इंडिया के, भारत के जो टॉप लीडर्स हैं हमारे इतिहास में, जिनका नाम मैं मेंशन करती हूँ, सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक। तो जब भी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है, इनका नाम हमेशा लिया जाता है। ही इज़ अ रिनाउंड ऑथर। प्लीज़ वेलकम मिस्टर अनुज धर। सर, वेलकम टू द शो। राव्या, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप बहुत समय से मुझे बोल रही थी कि आप पॉडकास्ट में आइए। नो प्रॉब्लम और सर। मेरी भी आने की बहुत इच्छा थी। और एक तो है कि हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो एक तो ये कारण था। दूसरा है कि अब ये कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जब तक मेरी किताब नहीं आ जाती नई वाली तब तक हम लोग जरा रुकते हैं। यस। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने वेट किया और शायद ये राइट टाइम पे हम लोग बट सर, हम मिल रहे हैं, दैट्स मोर मिल रहे हैं और इम्पोर्टेंट। आपसे बातचीत हो रही है, तो जी जी, सबसे बहुत ज़रूरी अच्छा है। लगा सुन के। सर, आपने अभी जो बताया कि यू हैव रिटन वन मोर बुक, और वो किताब सुभाष चंद्र बोस पर ही है, जो आपकी ये किताब है तीसरी। हमने पहली 2 किताबें ऑडियंस ने भी पढ़ी है। ऐसे कौन से फैक्ट्स है, ऐसी कौन सी रियलिटीज़ है जो आपने इस किताब में लिखी है दैट पीपल शुड रीड इफ दे वांट टू नो दिस फैक्ट अबाउट सुभाष चंद्र बोस? मेरा जो रिसर्च जो फोकस है, लोग मुझे घसीट लेते हैं और चीज़ों में, लेकिन मेरा फोकस नेताजी की डेथ मिस्ट्री है। मैं नेताजी का बायोग्राफर नहीं हूँ। मुझे उनकी लाइफ एंड टाइम्स के बारे में करेक्ट छोटा छोटा मोटा मोटा नॉलेज है। कई लोग मुझे उसमें घसीट लेते हैं, छोटा नहीं सर, बहुत है। ट्विटर फेसबुक में मुझे घसीट लेते हैं कि नेताजी ने ये बोला था, वो क्या वो अगर वो टॉपिक पे जाना है तो चंद्रचूड़ घोष जो है, वो मेरे जो मित्र हैं, जो जोड़ीदार, जिन्होंने किताब मिलकर लिखी हमारी कटी वाली लेटेस्ट वाली भी। अब कई है कि देखिए ऐसा होता है कि जैसे गांधी जी, जितने हम बड़े बड़े इश्यूज हैं या बड़े बड़े महानुभाव हमारे पूरे दुनिया में, उन पे किताबें बार बार लिखी जाती हैं, क्योंकि हर नई किताब से कुछ नई डिस्कवरी होती है। गांधी जी पे हर साल, जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हर साल कोई ना किताब आती है कि महात्मा गांधी को किसने मारा था। अब ये बात तो सबको मालूम है, गांधी जी को गॉडसे ने गोली मार दी, ओपन एंड शट केस है। और उसमें वो हर साल किताब लिख के उसी बात को रिपीट करते रहते हैं और कहते हैं संघ का उसमें हाथ था। भाई ये बात भी पहले आप कर चुके हो, उसमें नई बात क्या है, लेकिन वही पुरानी बातों को उठा के फिर से कट एंड पेस्ट किया जाता है और पीपल हैव नो प्रॉब्लम विद इट। लेकिन मेरे यहाँ पे अब ये कि जैसे आप रिसर्च हिस्ट्री में कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा राम टेम्पल का इशू था, अब उसमें आर्टिकल एक बार छपा 1989 में कि यहाँ पहले मंदिर था, ये तोड़ के बनाया गया। फिर बाद में आर्टिकल 90 के दशक में और आने शुरू हुए, तो जो बाद के आर्टिकल थे उसमें नया इन्फॉर्मेशन, नया डेटा निकलना शुरू हुआ। इस तरह से जो हमारी किताबें हैं जो लिखी है नेताजी की डेथ के ऊपर लेकर के, उसमें जो नई इन्फॉर्मेशन डेटा जो मिलता रहता है, और जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जो मैंने किताब चंद्रचूड़ मैंने पिछली लिखी थी कनंड्रम, वो साल 2019 में लिखी गई थी। उस समय के हिसाब से जो उस टाइम की सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, जो फैक्ट्स तब थे और जो फैक्ट्स को समझने की भी जनता में जो सिचुएशन थी, हालात थे, बिकॉज ये जो मुद्दा है ये हिस्ट्री का मुद्दा नहीं, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है, उस हिसाब से लिखी गई थी। ये जो किताब जो लिखी है वो 2025 को दिमाग में रख के हमने लिखी किताब को, इसलिए इसको किताब को रिलीज करने का टाइम ये साल के आखिर में। अभी हुआ क्या है कि जो नैरेटिव मोटा मोटा भी ये है
कि जो जनता को एक कहानी मालूम है कि साल 2015 के आसपास में इस देश में एक बहुत बड़ा धमाल मचा था कि साहब नेताजी की डेथ पे लेके कंट्रोवर्सी है और कोई जासूसी चल रही थी, ये था वो था। तो ये हुआ ये था कि उसमें बाद में साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 फाइलें रिलीज़ करी, डिक्लासिफाई करी। तो ऐसे करते 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 उन्होंने 300 के आसपास फाइलें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने पब्लिक करी है। वो होने के बाद में हुआ ये कि मीडिया में नेताजी के परिवार के लोगों ने एक स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि हम लोग ये बोलते थे कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई है, लेकिन जब से हमने ये फाइलें पढ़ी हैं जो मोदी सरकार ने फाइल पब्लिक करी है, अब हमको समझ में आ गया और अब हमारा ये मानना है कि वो प्लेन क्रैश में मर गए थे। मतलब फैमिली के लोगों ने अपना पलटा मार के अपना स्टैंड चेंज कर दिया। ये अच्छा। होने के बाद उनका स्टैंड कुछ और था, पूरी जिंदगी भर ये लोग इसके फेवर में नहीं थे, और लेकिन अब उन्होंने स्टैंड उन्होंने जी, चेंज करा। जी। और उसके बाद जब मोदी जी गवर्नमेंट की जो फाइलें निकली हैं, जो मीडिया में रिपोर्टिंग हुई है ज़्यादा, या जो परिवार के लोगों ने बोला उनके, उसमें उन्होंने ये नैरेटिव फ्लोट करना शुरू कर दिया कि जो फाइलें पब्लिक की हैं मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, वो ये साबित करती हैं और स्थापित करती हैं कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई थी। तो जहां आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए, क्योंकि नेताजी की डेथ पे 3 थ्योरियां जो मैंने ही लोगों को समझाया था जी, कि जी, जी। एक थ्योरी है कि साहब वो प्लेन क्रैश में मर गए, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्जन रहा है। दूसरी थ्योरी कि साहब वो नहीं, प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो जीवित थे और बाद में रूस में थे, और वो लोग वहाँ कहते हैं कि उनको पंडित जी के कहने पे वहाँ पे स्टालिन ने मरवा दिया। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी जी और जनजीवी बख्शी जी हैं। जी। तीसरी थ्योरी जो मैंने निकाली नहीं थी, लेकिन मैंने ही उसको इंटरनेशनल लेवल पे उछाला है, कि वो गुमनामी बाबा की स्टोरी निकल के आती है। तो जहां आपने नेताजी को प्लेन क्रैश में मार दिया, तो ऑटोमेटिकली 2 कहानियां खत्म हो जाती है कि आप यू आर बैक टू स्क्वायर वन पहुंच गए ऑफ आप लोग। कोर्स। तो अब हमने क्या, उसके बाद तो ये जब पब्लिक में ये जो माहौल बना, इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो उसके बाद हमने क्या किया कि ठीक है, ये जो फाइलें निकली हैं, तो ये जो किताब हमारी जो बोस रिसेप्शन की जो किताब आई है, उसकी रूपरेखा, उसका जो बेसिक कारण ये है, उसका जो बेसिक उसका लिखने का मकसद या जो उसमें लिखा है वो ये है कि हमने सुभाष बोस से जुड़ी हुई जितनी फाइलें, उनकी डेथ से जुड़ी हुई फाइलें जो भारत और विदेश के अंदर है, मैं उसको आपको दूंगा थोड़ा सा आउटलाइन, उन सारी किताबों का हमने निचोड़ निकाला, उनको पढ़ा, समझा। क्योंकि मीडिया में तो टाइम नहीं होता, आपने फटाफट की साहब सुभाष बोस के परिवार के लोग ये बोल रहे हैं, आपने उसको छाप दिया, आप उनके मोटिव पे नहीं जा रहे। हम लोग तो, मैं तो रिसर्चर आदमी हूँ, तो हमने पूरी फाइलें पढ़ी, उनको एसेस किया, उनको हमने मैच किया कि दूसरे देशों की फाइलों में क्या लिखा है, या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जी, में जी, क्या लिखा है, जी। या और चीज़ें जो रिकॉर्ड पर हैं वो कैसे उसको दी जा रही है। वो लिखने के बाद हमने अपनी किताब में इसका निचोड़ डाला है, पूरी किताब में। सुभाष बोस वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 990 फाइलें डिक्लासिफाई की हैं 1997 में। ठीक है। उसके बाद 1000 से ऊपर फाइलें मैंने और चंद्रचूड़ ने, हमारे दोस्तों ने मिल करके, जो हमने पिछली सरकार पे जोर लगाया था, मनमोहन सिंह सरकार ने, तो 1000 फाइल वहाँ पे पब्लिक हुई। उसके अलावा हमारी ही कोशिश से, हमारी और नेताजी के परिवार के लोग तब हम इकट्ठे थे, कोशिश से मोदी सरकार ने 305 फाइल पब्लिक करी। और ये फाइलें मोटा मोटा आपकी प्रधानमंत्री कार्यालय की, विदेश मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की, कैबिनेट सेक्रेटरीट की, और ये साल 1900, मतलब अगर आप डेथ मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो 45-46 से लेकर के 2006 तक की फाइलें। ठीक है। इसके अलावा नेताजी के नाम पे और उनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई फाइलें कहाँ कहाँ हैं, जो, क्योंकि हमारा फोकस तो डेथ मिनिस्ट्री पे है, तो मैंने वही ज़्यादा ध्यान दिया। ताइवान में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, बाकी अगर नेताजी का लाइफ एंड टाइम इंक्लूड करेंगे तो बहुत सी यूरोपियन कंट्री में फाइलें होंगी। सर, पर कुछ ऐसे मेरा एविडेंस कहने आपने का इसमें मतलब, छापे हैं बुक बिल्कुल में? छापे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है, कईयों का नाम आज बहुत चल रहा है क्योंकि उनके पीछे पॉलिटिकल पावर्स लगी हुई, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इस आदमी का इतना ज़बरदस्त इम्प्रिंट हिस्ट्री में है कि उसके नाम की हजारों फाइलें अलग अलग कंट्रीज में आपको मिल जाएंगी। कि उसका ये इम्पैक्ट था, उसने जो इम्प्रिंट छोड़ा अपना, सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में जा करके। जब आप नेताजी के परिवार की बात करेंगे, ध्यान रखें उसमें सिर्फ 3 लोग की इंपॉर्टेंस है। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस। शरद चंद्र बोस का स्टैंड था कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में, वो पूरे जीवन पर्यंत। दूसरे बड़े भाई थे उनके, सुरेश चंद्र बोस, उनका ये स्टैंड था, वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में। तीसरा उनकी वाइफ एमिली शंकल की डेथ हुई है 96 में। उनका स्टैंड था नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो रशिया में थे, और भारत सरकार ने उनका माइंड चेंज करने के लिए 1995 में, उनकी डेथ से कुछ महीने पहले, उस जमाने के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी को उनके पास भेजा था कि उनको माइंड चेंज करें, बट उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। तो नेताजी की वाइफ ने भी नहीं माना कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई। तो ये कौन ग्रैंड नेफ्यू किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मतलब नहीं है। ये 3 लोग आपके लिए सबसे रेलेवेंट लोग हैं, बाकी लोग सब इनकॉन्सिक्वेंशियल। जी, जी। सर, जस्टिस मुखर्जी कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ने, और शाहनवाज कमीशन को और खोसला कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता दी गई, करेक्ट? देखिए मैं बताऊँ हुआ क्या
कि इस देश में आप इस बात से सहमत नहीं हैं? इसमें देखने के दो तरीके हैं, बिकॉज ये सवाल होते तो एक लाइन के, लेकिन इनका जवाब देने के लिए वो पूरी राम जी कहानी जी बतानी पड़ती जी है। वो जी ना जी देखिए इशू वो क्या है कि पहली चीज़ तो आपने जो रेज किया बहुत अच्छा रेज किया कि मुखर्जी कमीशन के बारे में, ये जो हमने फाइलें खंगाली हैं, ये जो खासकर जो मोदी गवर्नमेंट ने फाइलें निकाली वो बहुत अच्छी फाइलें निकाली हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइलें हैं मनमोहन सिंह के मुकाबले में। ये फाइलें हमने, अगर आप मुझसे पूछे कि अनुज जी आपने इतने डॉक्यूमेंट देखे, इतनी गवर्नमेंट की फाइलें चेक करी हैं यहाँ पे विदेश में, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट फाइल अगर आप भारत के हिसाब से देखेंगे तो साल 2006 की फाइल है, क्योंकि साल 2006 में हुआ ये था, और इसके लिए आपको मैं 2019 में लेके चलता हूँ फिर से एक बार। 19 के अंदर एक बार डिबेट स्टार्ट हुई, और ये रीज़न है हमने किताब क्यों लिखी, उसका ये कारण भी बहुत बड़ा था। और उसमें डिबेट हुई और मीडिया में सवाल उछला कि साहब सुभाष बोस की डेथ होगी प्लेन क्रैश में, सरकार ने अब ये बोल दिया। जी तो मोदी सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू किया साल 2019 में कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, ये डिसीजन हमारा नहीं है, ये डिसीजन लेने वाली पिछली सरकार थी साल 2006 में, ये कैबिनेट का डिसीजन है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, और भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई नए इनपुट आते हैं तो सरकार उसको देखेगी। तो हमारी ये जो नई किताब आ रही है उसमें हम ये कहानी बता रहे हैं कि ये भैया देखो इनपुट नए, अगर आपको इनपुट चाहिए तो इनपुट हम दे रहे हैं। और जो पिछला जो डिसीजन 2006 का लिया गया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो पूरी फाइलें अगर आप हमने जैसे खोल के देखिए तो साल 2006 में जो कैबिनेट को बताया गया उस समय की सरकार के द्वारा, वो इस केस के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि वो साल 2006 की अगर आप उस कैबिनेट के नोट को देखेंगे या उसके जुड़े पेपरों को देखेंगे तो जो सरकारी नैरेटिव निकल के ये आता है वो ये बोलता है कि सुभाष बोस की डेथ को लेकर कंट्रोवर्सी थी, नंबर एक। और जब कंट्रोवर्सी थी इसलिए भारत सरकार ने अलग अलग समय पे कमीशन कमेटी बनाए, जैसे कि साल 1956 में एक शाहनवाज कमेटी बनाएगी। शाहनवाज साहब जो थे वो पहले आईएनए में थे, तो वो सुभाष बोस के बड़े खासम खास थे, तो उन्होंने बोल दिया मर गए प्लेन क्रैश में। लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, लोगों ने कहा नहीं हमें कमीशन चाहिए, जज चाहिए, ये तो शाहनवाज के पास में कोई जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं था। तो साल सन 70 में हमने एक बना दिया हम लोगों ने एक जीडी खोस्ता आयोग। जीडी खोस्ता ने भी बोल दिया कि मर गए प्लेन क्रैश के अंदर। उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी नहीं शांत हुई, वो साल 1999 के अंदर एक मुखर्जी आयोग बनाया गया, जस्टिस मुखर्जी का। जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट ये थी कि प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है, और सरकार ने ये फैसला लिया साल 2006 में कि नहीं मुखर्जी साहब को पता नहीं है, उनको गलत है, और ये पिछली रिपोर्टें जो है वो ठीक है। तो हम पिछली रिपोर्टों को मानते हैं, नई रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो मोटा मोटा ये सरकार की फाइलों में नैरेटिव आता है। पहली बात तो ये मैं आपको बताता हूँ कि असली कहानी है क्या। असली कहानी ये है, तो साल 46 के आखिर में जब थोड़ा सा अंग्रेजों के जाने का पैकिंग चल रही थी निकलने की, तब लोगों ने सवाल उठाया कि साहब 18 अगस्त सन 45 को सुभाष बोस की जो डेथ की न्यूज़ आई थी उस पर आपने इंक्वायरी करवाई कि नहीं करवाई, क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला। तो उस जमाने के जो गृह मंत्री थे, पहले तो अंग्रेज थे, बाद में पटेल साहब आए, उन सब ने मना किया कि हमें कुछ नहीं पता, वी आर नॉट क्लियर, क्योंकि ऑब्वियसली इंटेलिजेंस की इंक्वायरी ने कुछ पता लगा नहीं पाए थे ढंग से वो लोग, तो उन्होंने ये आंसर दिया। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज जो आया है कि साल 1946 में अक्टूबर के महीने में पंडित जी ने स्टेटमेंट दिया कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो चुकी है। तो जिस दिन पंडित जी के श्रीमुख से निकल गया कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में होगी, तब भारत सरकार के जितने लोग थे उनकी जिम्मेवारी बन गई कि अब तो जो चाचा बोलेगा वही सच है। उसके बाद से भारत सरकार उसी लाइन पे चल रही है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो बोलना कि जब इस देश में डिमांड थी तो गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, ये गलत लैंग्वेज है। रियल लैंग्वेज या रियल तरीका बताने का ये है कि भारत सरकार का कोई इरादा कोई कमीशन कमेटी बनने का नहीं था। पंडित जी बिल्कुल खिलाफ में थे इंक्वायरी करने के, सरकार ने सब डिमांड को रिजेक्ट करा था। जब लेकिन ये लोग फंस गए, मजबूरी थी, फंस गए, इनके सामने मतलब कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरी में इन्होंने कमीशन कमेटी बनाई है कि आपकी कनपटी बंदूक टिका दिए तब आपने कमीशन बनाया। आपका बनाने को, जैसे शाहनवाज कमेटी बनने का कारण ये था, गवर्नमेंट का कोई इरादा 55 में कमीशन कमेटी बनाने का नहीं था। लोगों ने एक अपने जो नेताजी के सपोर्टर्स ने मीटिंग करी कलकत्ता में, उन्हें धमकी दी है कि अगर आप इंक्वायरी नहीं करोगे हम पब्लिक फंडेड एक कमेटी बनाएंगे, और एक बहुत बड़ा जज जो है वो रेडी हो गया, वो कमीशन उस कमेटी का हेड बनेगा। तो ये लोग घबरा गए, फटाफट उन्होंने उठा करके ये शाहनवाज खान को उठा करके उन्होंने बना दिया। अब ब्रांडिंग उन्होंने कैसे करी कि गवर्नमेंट की फाइलों में ये लिखते हैं कि शाहनवाज खान जो साहब नेताजी के साथ में थे। भाई नेताजी के साथ में थे वो तो ठीक है, पहली बात तो कितने टाइम उनके साथ थे, मुश्किल से 1 साल 1.5 साल। ये नहीं बताते कि सन 46 में ये शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी में आ चुका था, और ये जब कमेटी बनी है तो कांग्रेस पार्टी का एमपी था, और रिपोर्ट आते आते उसको मंत्री बना दिया। पूरी जिंदगी बाद में कांग्रेस पार्टी का मंत्री रहा है। मैं अपने जीवन में रहूं 1 साल दिल्ली में है, उसके बाद जीवन के बता दूं अपने 40 साल बॉम्बे में, तो मैं दिल्ली वाला कहाँ से हो भैया?
तो आप उनके बताने कि बाद में आप एक कोई भी इंसान किसी का सुभाष बोस से 5-5 महीने का रिश्ता है, आप उसको आज नेताजी के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं कि नेताजी का फॉर्मर एड है। आप ये नहीं बता रहे कि 46 के बाद से ये सारे के सारे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। आप सिर्फ नेताजी के नाम को मिसयूज कर रहे हैं। और हमने इसलिए अपनी किताब में ये डेमॉन्स्ट्रेट किया है, निकाल के एक्सप्लेन किया, दिखाया कि कैसे फ्रॉड इंक्वायरी हुई है शाहनवाज की, कैसे फ्रॉड इंक्वायरी हुई है जीजी खोसला की। इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड जो आपको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिखाया वो हमने निकाल के दिखाए। फॉरेन कंट्रीज में क्या हुआ वो आपको किताब में निकाल के दिखाया, कैसे अमेरिकन ने इंक्वायरी करी, ताइवान में क्या हुआ। और उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन दिया कि आपने ही साल 2019 में कहा था कि हम नए इनपुट के लिए रेडी हैं। तो ये आपका नया इनपुट ये है। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी इस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उस रिपोर्ट का जो रिजेक्शन था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। बहुत अन्याय इस देश के साथ हुआ है। इतना बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसने खुले मन से तरीके से इंक्वायरी करी, उसने सच स्थापित किया। हमारी किस्मत खराब थी कि जब उन्होंने वो रिपोर्ट आई है तो कांग्रेसी पावर में आ गए थे। कांग्रेस ने रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया बिना कारण बताए, और जो कारण बताए बिल्कुल धांधलेबाजी हुई है देश के साथ में। वो धांधलेबाजी को हमने किताब में पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ये आपको उसमें किताब में बहुत सी नई बातें मिलेंगी कि कैसे उन्होंने दबाया केस को। शिवराज पाटिल था आपका गृह मंत्री उस टाइम पे, अभी माशाल्लाह में जिंदा बैठा हुआ वहाँ पे महाराष्ट्र में रहता है अभी आपके। तो वो बैठ करके ये लोग, तो ये अब बॉल जो है मोदी जी कोर्ट में है। तो ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कॉल फॉर एक्शन है। आई एम नॉट डीलिंग विद दिस केस एज ए केस ऑफ हिस्ट्री। ये प्रेजेंट का केस है। हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 में ये किताब चलेगी, आप लोग पॉडकास्ट करेंगे। जनता में एक डिमांड उठनी चाहिए थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आप चाहते हैं कि मोदी जी के सामने रखा जाए केस को कि प्रधानमंत्री जी आपने ही कहा था, आपके लोग सुन ले, ये चाहते हैं। बिल्कुल, मोदी जी शुड एक्सेप्ट द मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट। और एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये खासकर मेरे मित्र जो भाजपा वाले हैं वो जरा सुने ध्यान से, कि अब तक तो कहानी ये चली है कि साहब इस केस में सारी की सारी अड़ंगी डालने वाला काम कांग्रेस ने किया है। और अभी तक इस पूरी कहानी में, और खासकर अगर आप साल 2006 तक के डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ओपन एंड शट केस कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। आपने अगर आपने आप डिसीजन नहीं लिया तो आज के बाद जो हिस्ट्री लिखी जाएगी फ्यूचर में 25 के बाद में, अगेंस्ट भी होगी। तो नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं होगी, वो आप ही के अगेंस्ट में होगी। पंडित जी तो गए 7 साल हो चुके हैं ना। अभी पंडित जी, अभी मुद्दा जो है अभी तो मोदी जी और अमित शाह जी के खाले में बात आ चुका है। तो मेरी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि भाजपा वो नहीं करेगी जो कांग्रेस ने किया था। और मुझे इस बात का डर है कि फ्यूचर में अगर इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, और मुखर्जी की रिपोर्ट को, वही कांग्रेस के झूठ को ये बढ़ाते रहे, जैसे गांधी जी का पूरा झूठ ये लोग बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के रास्ते पे चल करके, इनको नुकसान पहुंचेगा। शायद अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन 4-5 साल में आपको मालूम चलेगा कि नुकसान कैसे होता है। ये लोग पॉलिटिकली नुकसान झेलेंगे, क्योंकि आपका जो कोर, आपका देखिए, मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ, बीजेपी का रैंक एंड फाइल जो है सपोर्ट करता है इस मुद्दे को। और उनको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी सरकार फैसले क्यों नहीं ले रही है इस केस के ऊपर। बाकी सारे फैसले मैं भी खुश हूँ, मोदी जी का सपोर्ट हो रहा हूँ, अमित शाह जी का सपोर्ट हो रहा हूँ। इस केस में कहानी अटकी पड़ी है। अगर सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को, जिस कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया है, आप हमारी किताब पढ़ लीजिए, और जिस माई के लाल में हिम्मत है तो डिबेट पे आ जाओ इस इशू के ऊपर। मैं चाहता हूँ लोग किताब पढ़े। अभी आपकी मेरी जो बातचीत हो रही है बहुत मोटी बात हो रही है। आई वुड लाइक टू कम टू स्पेसिफिक इश्यूज कि आप उसमें बताइए आपने कैसे साबित, आपने गलत झूठी आपने रिपोर्ट जो रिजेक्ट करी है वो गलत रिजेक्ट की है। मोदी जी एक्सेप्ट करें। आने वाली जनरेशन जो है नेहरू जी को ब्लेम नहीं करेंगी, वो आपके मत्थे मड़ा जाएगा पूरा केस कि आप लोगों ने इस केस को दबाया, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। सर, फॉर आवर ऑडियंस, जितना आपने रिसर्च किया है, जो आपके सामने फैक्ट्स आए हैं अबाउट सुभाष चंद्र बोस, ऐसा कोई रिसर्च या फैक्ट सामने आया है कि यू वर अमेज्ड, अरे यार ये क्या फैक्ट था जो आज तक पता नहीं चला? बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑडियंस हमको, वन फैक्ट व्हिच यू वर वेरी सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड। मुझे क्योंकि ऑडियंस जो देखने वाली ज़्यादातर बहुत यंग लड़के लड़कियां हैं, तो समथिंग व्हिच माइट शॉक मी, मे बी वेरी ओल्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको देखिए, हुआ ये था कि जैसे कि एक फैक्ट ये है कि अब ये पूरी कहानी आप समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए कि ये नेताजी का मुद्दा है क्या, और इसमें एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जब उनकी, अब मैं आई विल बिफोर आई ब्रिंग टू दैट फैक्ट, आपने बोला कि एक ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत स्ट्राइक किया है, मुझे एक है जो बहुत स्ट्राइक किया, और मुझे उम्मीद है उस पर कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए आपको हल्का सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा पूरे केस का। बैकग्राउंड ये है कि सन 1945, 18 अगस्त 1945 सुभाष बोस की डेथ कहा जाता हो गई है। उसके 4-5 दिन बाद जमाने ने अनाउंस करा। अनाउंस करने के बाद भारतीयों को तो कुछ समझ में आया नहीं, वो तो रो पड़े कि साहब नेताजी मर गए। लेकिन अंग्रेजों को और अमेरिकन को डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है, आदमी 18 को मर रहा है और 4 दिन बाद ये क्यों रिलीज़ कर रहे हैं उसकी मरने की रिपोर्ट, तो इंक्वायरी करो उसकी। तो उस ज़माने में वो IB और मिलिट्री उन्होंने इंक्वायरी करी कि क्या है कहानी, और वहाँ से अमेरिकन ने इंक्वायरी करी।
सो दे फाउंड आउट वेरी क्लियरली, वो ये सब किताब में डिटेल्स हैं रिपोर्ट के साथ में, कि जी, उनकी जी, कोई डेथ पे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। सारी जो सुभाष बोस की जो डेथ की स्टोरी थी, इट वाज बेस्ड ऑन ओरल अकाउंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ना कि मुंह जबानी। मुंह जबानी बोला, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कहानी आती है कि साहब ये बहुत हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, उसमें तो प्लेन क्रैश में बहुत लोग मर गए, संजय गांधी मर गए, माधव सिंधिया की डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में। वर्ड ऑफ माउथ से फैलाया गया है। एक नैरेटिव चलता है पॉपुलर, जिसमें कहा तो ये सारे को मिला देते हैं, लेकिन वो बहुत फ़र्क है। उस फ़र्क ये है कि जैसे संजय गांधी जी की डेथ हुई थी 1970s में हुई थी, मेरे ख्याल से 70 अर्ली 80s में। तो उसमें था कि संजय गांधी जी जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे आए, लोगों ने देखा, तो क्लियर आई विटनेस अकाउंट जिसमें आपको डिसप्रूव नहीं कर सकते। संजय गांधी जी जहाज में बैठ गए, लोगों ने जहाज में चढ़ते देखा उनको, उनके साथ को पायलट था, लोगों ने जहाज को उड़ते देखा, तो एविडेंस बड़ा क्लियर है उसके सामने। अनफॉर्चुनेटली वो जहाज दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के पास में क्रैश कर जाता है। पुलिस वाले, मिलिट्री, फायर ब्रिगेड जो भी है, वो आईबी के लोग वहाँ जाते हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली संजय गांधी जी और पायलट की मौत हो जाती है और उनकी डेड बॉडी वहाँ अवेलेबल है, और बाद में उसको पोस्टमार्टम वगैरह करने एम्स में ले गए। तो जो एविडेंस का चेन है बड़ा क्लियर है। तो जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और नेताजी को बीच में डाल देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि नेताजी की डेथ में ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लोग वर्बली कह रहे थे कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ होगी। तो अंग्रेजों ने और अमेरिकन ने जब इंटेरोगेशन की इन लोगों की, जापानियों की और एक भारतीय की, तो उनको डाउट होना शुरू हो गए कि पहले तो जापानीज ने जानबूझ करके नेताजी के जो लास्ट मोमेंट्स हैं उसके डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो उनको डाउट हुआ कि आप डिस्ट्रॉय डॉक्यूमेंट क्यों कर रहे हो, उसकी मूवमेंट्स के लास्ट के कुछ आप छिपा रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद में जो ये होता है कि मान लीजिए कि कोई घटना मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, मान लीजिए कि मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि हमारे सामने यहाँ पे 2 बंदर आ जाए कि बंदरों ने आकर कुछ आके सामान उठा के ले गए, तो आपका मेरा दोनों का वर्जन कॉमन रहेगा कि साहब हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, सडनली खिड़की से 2 बंदर आए, बंदर ने उठा करके हमारी कॉफ़ी लेके भाग गया। लेकिन कल को आप ये बोलो कि बंदर नहीं आया था, वो तो चिड़िया आई थी, और मैं कहूँ चिड़िया नहीं आई थी, वो तो कबूतर आया था, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है कि आप इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो आपके सामने एक वीआईपी जिंदा जल के मर जाए और उसके कपड़े फाड़ के नंगा करके आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, तो आपके दिमाग से ये कभी भूलेगा नहीं कभी किस तरीके से आपको मिले थे, कैसे जहाज में जला था, कैसे, और खासकर तब जब आप फौज के अफसर हों, बड़े बड़े कर्नल के रैंक के आदमी हों, और बाद में आपने जिंदगी में अपने कंपनियों के हेड्स हों बड़ी बड़ी, तो वहाँ जब उनकी इंटरोगेशन हुई अलग अलग टाइम पे, इन सब लोगों ने दबा करके इन्होंने मिस्टेक्स निकालनी शुरू कर दी, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। तो उनको अंग्रेजों को ही समझ में आ गया था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की और जो उस ज़माने में इंडिया में इंटेलिजेंस के लोग थे, कि ये वर्बल स्टोरी जो है ये बिलीवेबल नहीं है जी। तो उन्होंने एक लाइन निकाली थी इन्वेस्टिगेशन की, जो आज तक चलती है, और पूरी किताब में ये आपको थ्रेड कॉमन मिलेगा पूरी इन्वेस्टिगेशन में, कि इसको कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि जहाँ पे वो प्लेन क्रैश हुआ है वो है ताइवान, ताइपे आज का नाम है, उस ज़माने नाम कुछ और था, लेकिन उसको ताइपे शहर जो कहते हैं ताइवान का, ताइपे में जा करके इसकी ऑन द स्पॉट इंक्वायरी की जाए। और ये लोग कह रहे हैं कि सुभाष बोस को हम हॉस्पिटल ले गए थे, तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करो, ये आपको वहाँ क्रिमेशन हुई है तो वहाँ क्रिमेशन चेक करो। तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग निकल के अंग्रेजों के ज़माने में आ गई थी कि वी हैव टू गेट एन इंक्वायरी डन इन ताइवान, ताइपे, और वहाँ जाके ये हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करना है। इसका एक इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप मुझसे मिल रहे हैं आज, ठीक है, और मैंने आपने पूछा आप कौन है, मैंने कहा जी मेरा नाम तो वो है अमित है, ठीक है। कल को आप किसी और अपने फ्रेंड से मिलो, उसने बोला हाँ ये बंदा तो मुझे मिला था उधर बेंगलोर में, इसने तब मुझे बोला कि मेरा नाम तो राजू है। फिर आप मुझे फिर मिलो बॉम्बे में, तो आप मुझे पूछो भाई आप तो मुझे कह रहे हैं आपका नाम अमित है, उसको आपने कहा था राजू है, तो आप अपना मुझे आधार कार्ड दिखाओ। तो ये होता है कि जो आई विटनेस अकाउंट होता है, आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स होते हैं उस टाइम के, वो झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा कि वो जाकर रिकॉर्ड ढूंढे, वहाँ जाकर इंक्वायरी कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ये करते 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 जब तक अंग्रेज इस कंडीशन में पहुंचे कि वो ताइवान में इंक्वायरी करवाएं, हालात कुछ बिगड़ गए थे और वो उनको जाने का टाइम हो गया था यहाँ से, तो वो ताइवान में इंक्वायरी ढंग से नहीं कर सके। तो पहली बार ताइवान में जो इंक्वायरी हुई है वो साल 46 में भारत सरकार ने इनडायरेक्टली करवाई है वहाँ पे, मतलब कांग्रेस के लोगों ने, और एक किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने कवर बना के भेजा था वहाँ पे, उसने जाकर के इंक्वायरी करी, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट दी, और उसके बाद कम से कम इफ़ नॉट देन कम से कम सन 51 तक आते आते भारत सरकार को ये बात मालूम चल गई थी कि ताइवान में जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्लेन क्रैश की थ्योरी को, कि नेताजी की वहाँ डेथ हुई है, कमीशन वहाँ पे हुआ था, इसका मतलब प्लेन क्रैश में प्रॉब्लम आ रही है। सरकार का रिएक्शन ये था कि इस बात को बाहर मत निकलने दो, तो इन्होंने दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी नहीं बताया, वो रिकॉर्ड शेयर, ये पूरी किताब में रिकॉर्ड निकाल के दिखाया कि कैसे उन्होंने छुपाया चीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल साल 55-56 में सॉरी टू कट यू, पर सरकार ऐसा क्यों चाहती थी, छुपाना क्यों चाहती थी? वो बात की बात है, पहले आप एस्टैब्लिश करें कि उन्होंने झूठ बोला है। हाँ। पहले मैं ये एस्टैब्लिश करूंगा कि आपने झूठ कहा है,
उसके बाद मैं जाऊँगा आपके मोटिव के ऊपर। तो मोटिव तो बात की बात है, पहले जी। तो आपको ये दिखाना जी, पड़ेगा। जी, और आपने जी। मुझे पूछा कि इसमें आपको क्या बात नजर आई, तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर वो जो लोग लॉ का बैकग्राउंड उनको समझ में ये बात का जो बोलूँगा ज़्यादा आएगी कि आपको कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। और जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ आपको सामने, बड़ा क्लियर लगा रहा हूँ कि सरकार को अगर 46 ना सही लेकिन 51 से तो क्लियरली हमें रिकॉर्ड दिखाओ। रिकॉर्ड भी हमारा, जैसे अपन रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें एमएलए एमपी लिपेटे में नहीं आएंगे। जो रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड फॉरेन सेक्रेटरी ने साइन किया और चाचा नेहरू का साइन है उसके ऊपर। कि इनको, चाचा जी को सबको मालूम था कि ताइवान के रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो दे न्यू वेरी वेल कि ये रिकॉर्ड जो है डेथ्स की स्टोरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रॉब्लम डेथ में कंडीशन में मेजर प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जैसे उसमें एग्जाम्पल निकल के आया कि उसमें 1955-56 में जब शाहनवाज की कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा जी हमको ताइवान जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो पंडित जी ने मना कर दिया कि ताइवान जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे जाने से। तो शाहनवाज ने कहा भी मुझे तो जाना पड़ेगा, लोग और सबने कहा कि उसको भेजो वहाँ पे इंक्वायरी के लिए। तो उसने कहा नहीं आप तो नहीं जाओगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अंग्रेज वहाँ उनका कुछ है, अंग्रेजों के थ्रू इंक्वायरी करवाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इंक्वायरी करी ताइवान के लोगों से मिल करके, वो करके वो रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार को पकड़ा दी। ठीक है, वो रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने डाउट रेज करे। हमने ताइवान गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट निकाले, उनकी गवर्नमेंट के, तो जो उनकी सरकार का जो रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही दो बातें लिख दी हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। उसमें साफ लिखा है कि ये जो आदमी है जिसकी डेथ के बारे में इंडियन गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी करवाना नहीं चाहती या चाहती है जो भी है, इट इज़ अबाउट अ पर्सन कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस जो नेहरू का पॉलिटिकल राइवल था। और दूसरा ये कि इंदिरा गांधी उसकी लड़की है। अच्छा, तो ये बातें हमारी फाइलों में तो नहीं है कहीं पे। ये बेसिक फंडामेंटल है। आप फंडामेंटल आपने छुपा दिया और आप बैठ के जुमले दे रहे हो गवर्नमेंट की फाइलों के अंदर, झूठे फूटे बातें बता रहे। तो वो वहां जाके उसमें करते 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 जो आपने मुझे पूछा कि जो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि शॉकिंग के लिए मुझे जिंदे आदमी की बात करनी पड़ेगी ना, बाकी लोग तो मर चुके हैं। तो करते करते साल 2000, ये बात है 2001 की, जब मुखर्जी आयोग काम कर रहा था, तो भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग को मना कर दिया कि हम आपको ताइवान नहीं जाने देंगे। तब उसमें एक लंबी चौड़ी कहानी है, मैंने एज ए इंडिविजुअल एफर्ट मारे हैं और मेरी वजह से आप कह सकते हैं कि वो मुखर्जी आयोग जो है ताइवान गवर्नमेंट से कांटेक्ट पे आ गई डायरेक्टली। वो आने के बाद मुखर्जी ने कहा कि हम ताइवान जाएंगे। बीच में मुखर्जी साहब ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा कि मुझे अगर मैं ताइवान जाता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को चीज़ वहाँ से चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल की और क्रिमेशन के रिकॉर्ड चाहिए। तो वो आप पता लगा उनके पास में है कि, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहाँ पे ऑफिस है हमारे, पूरी एक मतलब एक वहाँ कहते हैं उसको IITA कहते हैं, इंडिया ताइपे एसोसिएशन, बट बेसिकली हमारी एम्बेसी है वो। तो IITA के हेड हमारे विजय गोखले जी, जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी में थे, आजकल किताबें भी आती हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं मेरे ख्याल से। तो गोखले साहब वहाँ के उसके हेड थे। तो गोखले साहब चिट्ठियाँ भेज रहे हैं दिल्ली में कि हमने पता लगा लिया है ताइवान सरकार से, यहाँ पे ये रिकॉर्ड अवेलेबल, क्रिमेशन के रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे वो बैठ करके ये जुमले दे रहे हैं कि ये रिकॉर्ड यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मुखर्जी आयोग वहाँ जाता है और ताइवान की सरकार से बात करता है तो रिकॉर्ड निकल जाते हैं। ओपन एंड शट केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। विदेश में अगर हो कोई, जो आपकी जो प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका यूरोप की जो है, तो जहाँ से आपसे सीख करके आपने कट एंड पेस्ट किया यहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे अगर ऐसा हो जाए, और हमारे देश के अंदर भी अगर कोई आतंकवादी हो या कोई वो चोर उचक्का ठग हो, उसके बारे में अगर ऐसी बात निकले, ओपन शट केस है कि भारत सरकार खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट की फाइल्स में और मुखर्जी कमीशन को मिसलीड कर रही है कि ताइवान के पास में नेताजी की वो जो क्रिमेशन जो उस टाइम पे जो क्रिमेशन हुए हैं उसके या रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब मुखर्जी आयोग वहाँ जाता है वो रिकॉर्ड निकल जाते हैं। तो आप जो ये मिसलीड कर रहे हो फ्रॉम डे वन टू लास्ट, तो मिसलीडिंग तो पहले से चल रही है। लेकिन मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे इसलिए ये शौक लगा कि पंडित जी तो सर्फ चले गए, बाकी जितने जो मिनिस्ट्री में ऑफिशियल थे 70s में वो सारे के सारे ऊपर पहुंच चुके हैं, तो उनको तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये तो जिंदा बैठे हुए यहाँ पर हमारे सामने। तो ये हालत इन लोग की कि ये लोग झूठ के इतने नंबर, इतने इन्होंने फरेब और मक्कारी का इन्होंने पूरा जाल जो है हमने किताब में, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन ये पूरा का पूरा। What are they getting by hiding? There must be obviously कोई गोखले जी का किसी को पर्सनल मोटिव तो है नहीं। आई एम श्योर पर्सनली ही मस्ट बी एज पेट्रियोटिक एज एनीबॉडी, ही वुड बी मोर पेट्रियोटिक देन मी बिकॉज़ ही वाज इन गवर्नमेंट। तो किसी गवर्नमेंट के सर्वेंट का तो कोई बेचारे का कोई वो नहीं, तो मैं उनको पर्सनली ब्लेम नहीं करूंगा। मे बी इन पर्सन दे मे बी पक्का सपोर्टर ऑफ नेताजी मस्ट बी, बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि वो सुभाष बोस पे इंक्वायरी नहीं चाहते वो लोग, उनका दिल बड़ा क्लियर है।
they don't want this case to come out. ये हमेशा से स्टांस क्यों ये रहा है? stance देखिए होता है कि ये- यूएस गवर्नमेंट ने भी बोला है कि प्लेन क्रैश से ही डेथ हुई थी, हमेशा से। नहीं, यूएस गवर्नमेंट ने नहीं बोला, यूएस नहीं? गवर्नमेंट नहीं, यूएस गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला एक्चुअली। उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस उसमें नहीं कभी, वो तो उल्टा के खिलाफ बोला कि नहीं हुआ। अच्छा। वो उसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है। आई एम हैप्पी यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन। मेरे को एक और ये बड़ी जबरदस्त, ये मैं आपको जो कहानियां बता रहा हूँ, ये वाले जो कहानी है, ये जिसका डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ किताब में लगा हुआ जी है, जी। अगर ये सुभाष बोस के बारे में ना हो करके किसी आतंक अर्बन नक्सल के बारे में होती तो कैसे हमारे देश में कोर्ट बिहेव करता। आप सुनो, अब आप सुनो, एक आपने क्योंकि आपने यूएस का नाम लिया, सन 78 में मोरारजी भाई की गवर्नमेंट बनी, तो देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। पहली बार इस देश में ऐसा कि एक सरकार बनी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। और मोरारजी भाई बहुत, और इमरजेंसी के एकदम बाद ये बात घटना घटी है। इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने, कांग्रेस ने बहुत अकड़ा देश को। आजकल बहुत से लोग, मुझे पता नहीं केस के बारे में, लेकिन बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं कि मोरारजी भाई ने इंटेलिजेंस को रोका था। लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि मोरारजी भाई ने अगर किया है तो क्यों किया होगा ऐसा, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस का मिसयूज किया इमरजेंसी के टाइम पे। तो वो कंट्रोल करने के लिए मोरारजी भाई बहुत नाराज थे, लेकिन मोरारजी भाई ने बहुत कोशिश की पूरे ये सारे की सेटल करने की। तो उस पूरे प्रकरण के अंदर साल 77-78 में बहुत ज़बरदस्त पार्लियामेंट में बवाल मचा सुभाष बोस को लेकर के, नेताजी की डेथ को लेकर के, कि इंक्वायरी करवाओ। ये पिछली रिपोर्ट जो थी ईडी खोस्तर की, वो तो कांग्रेस का आदमी था। तो मोरारजी भाई ने वहाँ पे कम से कम एक बात करी, उन्होंने पार्लियामेंट में ये एडमिट करा कि आई विटनेस अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा ये कि कई हमें कंटेम्प्रेरी नए रिकॉर्ड मिले हैं उस ज़माने के, इनको ध्यान में रखते हैं मैं पिछली कमीशन कमेटी की फाइंडिंग्स को हम ठीक नहीं मानते। तो बाद में जब मुखर्जी आयोग बनता है, तो मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को पूछा, विदेश मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री के ऑफिस को, कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि कुछ नए कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो ये जो रिकॉर्ड बोले, ये रिकॉर्ड आप मुझे भेज दीजिए। कि प्रधानमंत्री तो झूठ बोलेगा नहीं, पार्लियामेंट में सारी बातें लिखित में होती हैं। तो बिलीव मी, गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज ने ये रिकॉर्ड पे बोला कि हमें नहीं पता। और बाद में पार्लियामेंट में जब थोड़ी डिबेट होती है, तो शिवराज पाटिल जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, मोरारजी भाई भी उसी इलाके के रहने वाले थे, इन्होंने मोरारजी भाई पे झूठा एलिगेशन लगाया कि मोरारजी भाई ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर स्टेटमेंट दिया। शर्म नहीं आती कि मोरारजी भाई जैसा इतना बड़ा नेता, वो भी गांधी जी के इतने बड़े खासम खासू व्यक्ति थे, कि मोरारजी भाई को क्या पड़ी थी झूठ बोलने की सुभाष बोस के नाम पे, वो तो गांधी जी के चले थे। तो इन्होंने मोरारजी भाई पे, जो जीवित नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इन्होंने कांग्रेस ने झूठा आरोप लगा दिया। और सरकार का ये स्टैंड अभी तक ही है कि मोरारजी भाई ने जो बोला उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने जब फाइलें खंगाली, तब निकल के आया कि 78 में जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, मोरारजी भाई की गवर्नमेंट ने मुद्दा उछाला, अलग अलग कंट्री से पूछा। तो वहाँ से अमेरिका में जब ये हमारी एम्बेसी थी, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया। स्टेट डिपार्टमेंट ने उनको रिकॉर्ड्स भेजे कि 1946 से 45 में हम लोगों ने इंक्वायरी करवाई थी इंटेलिजेंस की, और उसके हिसाब से कोई प्लेन क्रैश प्रूव नहीं हो रहा है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो ये रिकॉर्ड जो है डायरेक्टली उन्होंने दिल्ली भेज दिए। इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको अमेरिकन साइड से आ रही है कि सुभाष बोस की मौत का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ओपन शट झूठ, मतलब झूठ बोल रहे हैं पब्लिकली। और एग्जांपल सुनिए झूठ सच का। एक कहानी और है कि जो, अगर आप प्लेन क्रैश की कहानी की आप बात करें, तो कहानी है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई, ये ऑफिशियल कहानी है, और वहाँ उनको क्रिमेशन कर दिया ताइवान ने, और उनकी अस्थियों को उठा करके जापान ले जाएगा, और जापान में कोई रंकोजी टेम्पल में अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये सरकार का वर्जन है, और ये थ्योरी है। आप वो रंकोजी टेम्पल बहुत मशहूर है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा उसके बारे में, सारे वहाँ पे लोग जाते हैं। तो एक उसमें जो कहानी नहीं बताई है, जो अंदर की कहानी है, आप अंदर क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहे हैं, उसमें फैक्ट ये भी है कि सन 67 के अंदर जो मंदिर का पुजारी था, उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो उस ज़माने में हमारे विदेश मंत्रालय के एक बहुत बड़े अफसर थे, के.आर. नारायणन, जो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने और कांग्रेस के नेता बने बीच में। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि इसको पैसे दो, बैठ करके कुछ पैसे खिलाए जाए इसको थोड़े से, ताकि ये मुंह बंद रखे अपना। तो इन्होंने उसको, भाई को, रंकोजी टेम्पल को उन्होंने 67 के बाद से भारत सरकार ने सीक्रेटली पैसे देना शुरू कर दिया। ये बात टॉप सीक्रेट थी, किसी को नहीं पता। अच्छा। कि भारत सरकार इनको, रंकोजी टेम्पल को, जहाँ कहा जाता है नेताजी की अस्थियाँ पड़ी हैं, भारत सरकार उनको पैसा देती है। और ये आइडिया देने वाला था आपका के.आर. नारायणन, जो बाद में जाके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और बाद में देश का राष्ट्रपति बना। साल 2006-7 में किसी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि आप क्या पैसा दे रहे हैं उनको, रंकोजी टेम्पल को। तो इसके बारे में जो गवर्नमेंट की फाइलों में रिकॉर्ड है, वो हमने इस किताब में डाले। तो जैसे ही वो फाइल पे आया कि क्वेश्चन पूछा गया है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि क्या हम रंकोजी टेम्पल को पैसा दे रहे हैं, छूटते ही विदेश सचिव ने बोला कि ये तो टॉप सीक्रेट मुद्दा है, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन को डिसअलाउ कराओ, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड।
फिर उन्होंने फ़ोन खड़काया राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को, जो भी वहाँ का मेन ऑफिसर है। तो उसने कहा कि आप क्वेश्चन को डिसअलाउ नहीं करते क्योंकि वो लिस्टिंग में आ गया। तब उसके बाद में ये सब राइटिंग में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी, ये जी। राइटिंग में गवर्नमेंट के करस्पॉन्डेंस है, फोटोकॉपी लगा दी है। सरकार ने जानते हुए ये जी। पार्लियामेंट में झूठ बोला है कि हम पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि ये मुद्दा टॉप सीक्रेट है। उसके बाद 2 साल बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में किसी ने केस ठोक दिया कि रंगोजी टेम्पल का पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। गवर्नमेंट कोर्ट ने फैसला गवर्नमेंट के फेवर में दिया है। और फेवर में क्यों दिया? उन्होंने बोला क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि हम नहीं दे रहे, जबकि सरकार की फाइलें भरी पड़ी हैं, उनके रिकॉर्ड से कितना पैसा दिया, कब दिया, सब रिकॉर्ड अवेलेबल है। लेकिन सरकार ने जानते हुए इस इशू को पार्लियामेंट में और कोर्ट में झूठ कहा है। जो सरकार पार्लियामेंट में और कोर्ट में झूठ बोल सकती है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मुझे बताइए आज के बाद में। मैं इनकी कोई बात को नहीं मानूंगा। मैं आपकी तरह पेट्रियोटिक आदमी हूँ। आज हमारी देश का कोई भी स्टैंड हो, कनाडा के ऊपर हो, कश्मीर पे हो, 100% आई एम विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100% विद माई ओन गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी पावर में क्यों ना। जो हमारा विदेश मंत्रालय बोलेगा, जो गृह मंत्रालय बोलेगा, हम उसके साथ में हैं। नेताजी के मामले में एक नंबर के झूठे और मक्कार लोग हैं, इनका कोई विश्वास मुझे नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं पहले दिन से। वो झूठ बोलने का कारण मैं बताता हूँ। कारण क्या है? कारण देखिए, कोई भी जो इशू लाइफ में उछलता है उसकी कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ती है। कोई इशू जो बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े आदमी के साथ जुड़ा, उसके कारण एक नहीं होता। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या कारण क्या। अगर आप सुभाष बोस की कहानी खोलोगे तो ये जब खुलेगी तो इसमें काफ़ी बवाल बनेगा, बवाल निकलेगा और बवाल से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, पूरी आपकी फ्रीडम स्ट्रगल पे लोग सवाल उठा लेंगे। आपका जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जो हमको पढ़ाया जाता है, उस पर लोग सवाल उठाएंगे। कंट्रोवर्सीज होंगी बहुत सारी। जैसे जो मोटा मोटा कारण ये है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में अगर आप पूछेंगे तो, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जो सरकारी नैरेटिव है, सरकार का नैरेटिव, वो ये है कि हमने कोई ऐसी शक्ति ढूंढी थी अहिंसा की, ठीक है, उस अहिंसा की ताकत से हमने अंग्रेजों को भगा दिया। इसलिए आज गांधी जी का गुणगान पूरे देश में भारत करता है। लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे तो अंग्रेज अहिंसा से नहीं भागा था। यहाँ पे अंग्रेज इसलिए भागा था कि सुभाष बोस की वजह से भारत की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। अंग्रेज इस कारण से, मतलब ये उनका मेन फैक्टर था, यहाँ से वो गए हैं। लेकिन हुआ ये कि ये सारे लोग जो खासकर कांग्रेस के लोग सुभाष बोस के खिलाफ में थे, लड़ाई लड़ी सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन खिचड़ी इन्होंने खाई है, क्योंकि ये लोग पावर में आ गए 47 के बाद में। जब ये पावर में आया तो इनको जस्टिफाई करना है कि भाई मैं पावर में क्यों हूँ, तो इन्होंने ये थ्योरी फ्लोट कर दी, वो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सुभाष बोस का नाम तो ये लोग लेंगे नहीं उसको, तो उसके बारे में तो उल्टा सीधा उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया पहले। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि, और लेने मारे में कौन थे? वो जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जितने साहब लोग थे उस जमाने के, जो अंग्रेजों के बड़े वफादार थे, हमारे फौजी भाई, सुबह उठ के अंग्रेज को सलूट करना, साहब, ये लोग साहब बन गए 47 में अंग्रेजों के जाने के बाद में। ये पूरी जो जमात जो बैठी थी साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में, हमारे जो एलीट क्लास थे, ये जमात के इंटरेस्ट में था कि इस कहानी को प्रमोट करे और इस जनता को ये ना बताया जाए कि ये कंट्री आज़ाद हुआ है सुभाष बोस की वजह से, क्योंकि हमारा नाम बदनाम हो गया, हम लोगों ने रोका था उसको जी। तो उसके बाद से उस जो ब्रांड गांधी जो बना है बाद में, गांधी जी के जाने के बाद में, उसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितनी उन्होंने कर चुके हैं लोग पूरी दुनिया में। आज आपने नेताजी का सच बताया तो सारा भांडा फूट जाएगा, हमारी खिलखिली, हमारी तो मजाक उड़ेगा पूरी दुनिया में, और आपका ये सारा झूठ का जो पुलिंदा उन्होंने खड़ा किया, पूरी बिल्डिंग गिरेगी साहब। ये कहानी झूठी है। पूरा बेसिक आपका जो पूरा गांधी ब्रांड का जो बेसिस क्या है कि अंग्रेज चले गए हिंसा से, ये कोरी बकवास है। अंग्रेज हिंसा से नहीं गए थे यहाँ से, अंग्रेजों ने खुद कभी नहीं बोला उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर। आप वो छोड़, लेक्चर भाषणबाजी को छोड़ दो, आप मुझे उस जमाने के 46 47 के उस जमाने के जो मेन आदमी है उसके रिकॉर्ड में कहाँ लिखा उन्होंने कि हम अहिंसा की से जा रहे हैं? और इतनी ही अहिंसा में ताकत है तो भारत सरकार ने क्यों हिंसा नहीं कर दी? गांधी तो बोल के आर्मी डिसबैंड कर दो, कर दो, आप कीजिए डिसबैंड आर्मी। आप दुनिया को भाषण देते हो कि दुनिया में शांति का पाठ होना चाहिए। अभी प्रोफेसर राजनाथ सिंह जी ने एक बात बोली है, हमारे मोदी जी जाके बोल के आए थे जर्मनी में कि गांधी जी के रास्ते पे चल करके आप आतंकवाद को हराया जा सकता है। तो अगर गांधी जी के रास्ते पे चल के आतंकवाद को हराया जा सकता है तो अजीत डोभाल क्यों गया कश्मीर में? डिग्गी राजा को जाना चाहिए, है ना? तो इस तरह के आप जो इस तरह की वाहियात स्टेटमेंट दी जा रही हैं और झूठ बोला जा रहा है, अभी से नहीं 50 साल सोच के हमारे बाल सफेद हो गए। अजीब अजीब सी ये बातें कर रहे हैं कि गांधी के रास्ते दुनिया को चलने का तुम पाठ दे रहे हो, पहले तो तुम खुद चलो ना। पहले मैं ये बोलूँ, मैं आपको यहाँ बैठ के भाषण दूं कि साहब आपको सात्विक खाना खाना चाहिए, ये करे, बाद में आप मुझे पकड़ो कि आप तो बैठे थे KFC के अंदर, अब मुझे भाषण दे रहा है कि आप तो दुनिया को अगर आप भाषण दे रहे हो 50 साल से कि शांति के रास्ते में चलना चाहिए, हथियार अच्छे नहीं है, तो तुमने एटम बम क्यों बनाया भैया? तुमने फौज क्यों खड़ी करी? ये मैं आप पे डिस्कस कर सकता हूँ, डिटेल में सारी कहानी है। तो ये इस तरह का ये झूठ का, ये सब झूठ का जो पुलिंदा है उन्होंने खड़ा किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतना फेमस, इतना बड़ा हो गया कि आज जो लोग पावर में है ये कभी इसके फेवर में नहीं थे प्राइवेटली, अभी भी नहीं है।
लेकिन इनको भी वो आर्गूमेंट डिक्टो करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, खासकर यूरोप अमेरिका में, जहाँ से अपने बच्चे भेजने अपने इवेंचुअली, चाहे आप इस पार्टी को उस पार्टी को। तो ये सुभाष बोस का जो केस है, जो हमारी बातचीत लोगों से हुई है सिस्टम के अंदर, वो यही बोलते हैं कि भाई इसको हम खोल तो दें, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें नफा नुकसान नेताओं को देखना पड़ता है और हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि इससे नुकसान हमको होगा, फॉरेन कंट्रीज में हमारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, ये हो जाएगा, अब हमारा गांधी ब्रांड हमारा डिमोलिश होगा और नेताजी का नाम कभी अमेरिका यूरोप में लोग लेंगे नहीं, तो उसमें नुकसान होगा इसमें। जी, जी, जी। तो इसमें से एक ये फैक्टर भी है, और भी फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर भी है कि जी। गवर्नमेंट का सरकारी नैरेटिव डिमोलिश हो जाएगा। सरकारी नैरेटिव जो भारत किस पे चलता है, भारत का नैरेटिव क्या है, व्हाट इज इंडिया, इंडिया टू द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अहिंसा, कि गांधी जी के हमारा सबसे, क्योंकि हमारी दुनिया में जितनी एम्बेसीज है सिर्फ गांधी जी की मूर्ति लगी है, एज इफ कोई कंट्री में कोई और आदमी गांधी के अलावा था नहीं इस कंट्री में कोई। तो वो पूरा, तो आप, ये मजाक नहीं है, आपका सरकारी नैरेटिव जिस पर सरकार ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, अरबों खरबों की कर दी है इतने सालों में, सारा पैसा लग रहा है, सारे सेक्रेटरी उसकी बात करते हैं, वो पूरा का पूरा ब्रांड आपका कोलैप्स, नैरेटिव कोलैप्स कर जाएगा अगर, और वो एक ही आदमी कर सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट कंपेयर नेताजी विद सम अदर लीडर्स। उनका कोई इतिहास में आप जाके देखिए सन 30 में उनकी कितनी, उनकी औकात क्या थी, उनकी सुभाष बोस के मुकाबले में। जी, ठीक है। जी, जी, जी। गांधी ब्रांड को गांधी जी के जीते जी एक ही आदमी चैलेंज किया था और एक ही आदमी हराया था, वो सुभाष बोस था। आज उन दोनों के जाने के बाद में गांधी जी के नाम पे जो ब्रांड बना है उसको सिर्फ सुभाष बोस ब्रांड हटा सकता है और कोई ब्रांड नहीं हटा सकता। ऑफ कोर्स। सर, आपने खुलासा किया था कि लक्ष्मी सहगल को भी निकाल दिया गया। नहीं, मैंने खुलासा किताब में किया। हाँ, आपकी किताब है वो, मैंने अभी तक किया नहीं। हुआ ये था कि नहीं, मेरे कहने का मतलब कि नेताजी ने निकाल दिया उन्हें। नहीं, वो मैं बता दूं, कहानी ये है कि एक लोगों के हिस्ट्री में होता क्या है कि हम लोग फेस वैल्यू पे चीजों को लेते हैं। यू हैव द प्रूफ, राइट? Of course, everything I'm saying, I maybe, No, because people generally ask me in comments, where is the proof? Where is the no, proof? no, proof है, इसका तो proof मैं proof दूंगा। वो ये जो किताब हमने लिखी है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि every line has a proof behind it। ये सब लाइन का प्रूफ है, सबके डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, आप जाके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता, और अगर नहीं है जाके नेशनल आर्काइव जाइए और चेक कर लीजिए कि रिकॉर्ड वहाँ पे है कि नहीं है। हमने पूरा प्रूफ लगा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम निकल के हम बार बार फेस करते हैं कि साहब लोग बोलते हैं कि जब, जैसे कम से कम मेरी जनरेशन, हम जब पैदा हुए थे, बड़े थे, तो दो ही लोग का नाम बहुत लोग लेते थे नेताजी से जुड़े हुए। एक तो उनके भतीजे डॉक्टर शिशिर कुमार बोस और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो INA की। तो लक्ष्मी सहगल और अपने नेताजी के भतीजे शिशिर कुमार बोस ने नेताजी की प्लेन क्रैश की स्टोरी को सपोर्ट किया पब्लिकली। तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप तो कह रहे हैं सुभाष बोस नहीं मरे प्लेन क्रैश में, लेकिन नेताजी के इतने बड़े बड़े साथ में जो थे वो तो कहते मर गए प्लेन क्रैश में। तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि साहब शिशिर कुमार बोस नेताजी के भतीजे थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी, जी। लेकिन ये बात मत भूलिए वो कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, नंबर 1। नंबर 2, और तो छोड़ो, उनकी सगी बहन ने पब्लिक में प्राइवेटली क्या बोला वो तो भूल जाइए, लेकिन सगी बहन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट दिया कि मेरा भाई पैसा खाया कांग्रेस पार्टी से। तो जिस इंसान के बारे में सगी बहनें और सगे भाई स्टेटमेंट दे रहे हो राइटिंग में, तो आप क्या खुद इमेजिन करते कि मुझे प्राइवेटली क्या बताया हुआ कजिन ने उसके बारे में कि कांग्रेसी थे ये लोग। ठीक है, तो पहली बात तो ये कहानी क्लियर होगी। इनका बिहेवियर पूरा किताब में पूरा डिटेल दिया, समझा हमने कि आप इनको फेस वैल्यू मत लीजिए। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, खासकर नेताजी के बारे में। आप लोगों को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं कि ये बंगाली है तो नेताजी के बारे में ठीक बोलोगे। नहीं भैया, बंगाली है तो कम्युनिस्ट होगा, बंगाली है तो कांग्रेस पार्टी का आदमी होगा। डोंट टेक देम ऑन फेस वैल्यू। वो अपनी कहानियां पेल रहे हैं बैठ के आपको उल्टी सीधी उनके बारे में। तो फेस वैल्यू पर नहीं लेना, रिसर्च करनी है, चाहे अपना पिताजी भी क्यों ना हो उसमें बीच में। उसके बाद लक्ष्मी सहगल से मुझे बहुत झटका पहुंचा, क्योंकि मैं लक्ष्मी सहगल का बचपन से हम उनको उनकी इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी सहगल जी के बारे में उन्होंने अपोज किया कि नेताजी की जब कमीशन बनी तो कहा नहीं कमीशन की जरूरत नहीं हो तो मर गए प्लेन क्रैश में, स्टेटमेंट दी मीडिया में। तो जब कमीशन बन गया, वो नहीं चाहती थी लेकिन कमीशन बन गया, तो उनकी गवाही हुई कमीशन के सामने। तो मुखर्जी साहब ने बोला कि आप हमारे सामने आइए, अपना स्टेटमेंट दिए। तो उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ी बुजुर्ग हो गई, मेरे को आने का वो नहीं है। 2 साल बाद तो बिल्कुल फिट थी, वो इलेक्शन नहीं राष्ट्रपति का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट नहीं उन्होंने वो आने को राजी नहीं थी। कमीशन ने कहा नहीं आप चिंता मत करो, हम आपके सामने खुद आ जाते हैं। तो आप उनके सामने वो पहुंच गए कानपुर में, उनके पास में। वहाँ जाने के बाद में उनकी कमीशन के सामने टेस्टिमनी जो होती है वो रिकॉर्डिंग और ओथ भी होती है। जज साहब बैठे होते हैं या जुडिशियल आदमी होता है, आपको कसम दिलाई जाती है, फिर आप सच झूठ बोलते हैं जैसे कोर्ट में बोलते हैं। मैं खुद गया हूँ तो मुझे मालूम है, उसके बारे में मालूम है। तो लक्ष्मी सहगल जी ने वो रिपीट किया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो चुकी है और ये बेकार की स्टोरी से कुछ निकलेगा नहीं। तो करते 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 थोड़ी देर बाद में एक आदमी जो गवाह था कमीशन सामने, वो उनके सामने आया। उसने कहा मैडम मैं आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। और मैं तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे आज से 4 साल पहले आपके निवास से मिला था, आपको याद है? तो पहले शायद थोड़ी अटक हुई थी। तो उसने कहा जी मैं ये उस ज़माने में तो ना वो आपको शायद नहीं पता होगा,
वीडियो कैसेट प्लेयर वीसीआर हुआ करते थे, हाँ हाँ है ना, वो उसमें था ना, तो वो पूरा लेकर आया साथ में, एक वीसीआर लेकर आया और टीवी की स्क्रीन लेकर आया, टीवी लेकर आया। उसने वो टीवी का स्क्रीन वहाँ टीवी लगाया, वीसीआर लगाया, वीडियो टेप कहता लगा मैडम ये टेप है हमारी रिकॉर्डिंग की उस ज़माने की, और उसने उसमें लगा दी कि ये देखो जी मैं आपसे मिला था कि नहीं मिला था। तो शी वॉज नॉट इन पोजिशन टू से नो, या जी, मुझे जी, याद नहीं, उसने जी। कहा जी हाँ पाए थे। जी वो टेप मैंने देखी है, वो कमीशन के रिकॉर्ड पर आ गई थी बाद में। कि मैडम मैंने आपसे पूछा था कि सुभाष बोस के मरने के बारे में वो स्टोरी है और आपने मुझे कहा था कि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, आपको याद है? कहते हाँ याद है। कहते आपने मुझे बोला था कि वो शायद रूस में चले गए थे, या आपने हिंट दिया था, आपको याद है? कहते हाँ मैंने कहा था। आप तो पंडित जी का नाम इसमें उल्टा से दे रहे हैं कि इसका इसमें हाथ है। तो आपका पर्सनल स्टैंड प्राइवेट में ये है कि आदमी नहीं मरा, जो सभी का स्टैंड था प्राइवेट में आईएनए वालों का, जी जी कि वो रूस में थे और पंडित जी को वो लोग उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन पब्लिकली आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि मर गए प्लेन क्रैश में, शर्म नहीं आती है? फिर ऊपर से उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए आप लोग। आईएनए में थी, सबसे ज़्यादा आईएनए को जो गंदी गालियाँ दी हैं वो कम्युनिस्टों ने दी है। कम से कम कांग्रेसियों ने, कम से कम पब्लिकली नहीं बोला कुछ उल्टा सीधा उनके बारे में। मिसगाइडेड वर्ड यूज़ किया गांधी जी ने और बाकी कांग्रेस के ने, इनके लिए मिसगाइडेड नाम की गाली दी है। कॉन्टेक्स्ट में गाली माना जाएगा उसको। लेकिन जितनी गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी गालियाँ कम्युनिस्टों ने दी है वो किसी और ने दी। लक्ष्मी सहगल को कोई और पार्टी नहीं दी दुनिया में ज्वाइन करने के लिए, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता थी। अब उसके बारे में एक जो पॉइंट जो था वो ये था कि उनका जो रिकॉर्ड ठीक नहीं था आईएनए में। ये बात लोगों को नहीं पता, हमारे लिए बताना मुश्किल था क्योंकि हम लोग किसी की पर्सनल लाइफ पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर अच्छा लगता हो मेरे को फर्क पड़ता नहीं उससे, क्यों क्या। जो रेलिवेंट पोर्शन है कि अब ये कि हमने इस किताब के अंदर आईबी का वो डेप्यूटी डायरेक्टर का रिकॉर्ड है। मैंने कहा छोटे मोटे बंदे के हम नाम ले ही नहीं रहे क्योंकि रैंडम आईबी की रिपोर्ट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिपोर्ट विच वाज साइंड बाय वेरी सीनियर आईबी ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश टाइम के डेप्यूटी डायरेक्टर थे, और वो बहुत पहले से आईबी उसको आईएनए को चेस कर रहे थे सुभाष बोस को। तो उसके रिकॉर्ड में उन्होंने लिखा, वो बात हमको अनऑफिशियली मालूम थी, लेकिन उसमें मेंशन किया गया कि सुभाष बोस लक्ष्मी सहगल की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, उनका ध्यान दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था और इसलिए उनको उनकी जो कमांड से हटा दिया था उन्होंने। तो शी वॉज एक्चुअली नॉट दी हेड ऑफ दी रानी झांसी आफ्टर सम टाइम बिकॉज शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो आपने बैठ के गुब्बारा फुला दिया कि साहब आईएनए की वो तो बहुत बड़ी अफसर थी, ये थी, और वो कहती है मर गए प्लेन क्रैश में। ये दोनों बातें झूठी हैं। उन्होंने झूठ बोला कमीशन के सामने, उनको निकाल दिया गया था, तो उनकी पोजीशन वो नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। तो ये सारे झूठ हमने निकाल के देखा। ये निकाले सर आपने। आई वांटेड टू नो द रीजन क्या था नेताजी ने उन्हें निकाला। रीजन उनका मैंने आपको बताया ना कि उनकी एक्टिविटीज कुछ और थी। वो एक्टिविटी उनकी पर्सनल लाइफ की थी, उनका इंटरेस्ट की और चीजों में था उनका। तो दैट इज व्हाट वो अफेयर्स की बात की है। तो मैंने किसी के मुझे पर्सनल मुझे टिप्पणी नहीं करनी, बट उनके पर्सनल अफेयर्स के बारे में जिक्र किया कि पहला हस्बैंड कौन था, ये था, वो था। That is not relevant. Relevant thing she had. So that is what it is written those in the IB report, and then उस वजह से सुभाष बोस उनसे तंग आ गए थे और उनको निकाल दिया उन्होंने। Because of this नेताजी ने निकाल दिया, ऐसा वाला सीन। हाँ, सुभाष बोस ने निकाल दिया, but she was not that big a person. I mean, I still hold her to be very important person, but then she was not that big, और उनका रोल जो था नेगेटिव था पूरे केस में। तो हमने, क्योंकि मेरा कहना हमारा फोकस नेताजी की डेथ मिस्ट्री है, उसमें हमने वो चीज डेमोंस्ट्रेट कर दी है। तो उस समय आईएनए से जैसे इनको निकाला गया था, वैसे और भी कई लोग थे जिन्हें निकाला गया था। आईएनए की जहाँ तक बात आती है, एक ट्विटर वगैरह पे डिबेट्स भी चल रही हैं, लेकिन दो चीजें लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। मोटा मोटा आपको बेसिक फैक्ट, अगर जब भी आप ये नेताजी का आईएनए का पढ़ेंगे, आपको दिमाग में 3-4 फंडामेंटल चीजें लिखनी है। सुभाष बोस ने आईएनए नहीं बनाई, आईएनए बनाई थी मोहन सिंह ने और फ्यूजीवारा ने सुभाष बोस के आने से पहले। तो बेसिक डिसीजन पहले ले जा चुके थे। सुभाष बोस ने कमांड टेक ओवर किया। सुभाष बोस ने बनाई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज थी, उसका एक हिस्सा था आईएनए, नंबर 1। दूसरा ये कि आईएनए के लोगों के 3 फेज हैं, नेताजी के आने से पहले, नेताजी के टाइम पे और नेताजी के जाने के बाद, उनके मरने के बाद। ठीक है, तो लोग तीनों को कंफ्यूज करते हैं। बाद की चीज़ों को उन पर डाल दिया, पहले की चीज़ों को उन पर डाल दिया। वो वहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे। सुभाष बोस को आईएनए कोई इंडियन आर्मी की तरह नहीं थी कि 100 साल से अंग्रेज को ट्रेन कर रहे थे। ये मुश्किल से 6 महीने की ट्रेनिंग है, फटाफट, वो भी एक फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, अलग अलग कंट्रीज में कंस्ट्रेंट्स हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, उनके पास में ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। तो जैसे लोगों ने एलिगेशन लगाया कि साहब सुभाष बोस ने अपनी फौजें मुसलमान भर दिए। सुभाष बोस ने नहीं भरे, भरने वाले पिछले वाले भी थे, लेकिन उनके पास में ऑप्शन बहुत लिमिटेड था कि उनके पास जो फौजी आए थे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर आए थे, वो पंजाब रेजिमेंट के थे, 50% मुसलमान थे। तो आपके पास चॉइस लिमिटेड थी, और ये बड़े घटिया किस्म के आर्गूमेंट है। तो इसको अगर आज के दिन में आप लगाओगे तो आज प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए। अब हो क्या रहा है, कई लोग, जब भारत को आज़ादी मिल गई है, तो इसमें से आईएनए के कई लोग जो सुभाष बोस के साथ 1-1.5 साल रहे थे, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले से ही, शुरुआत से ही गांधी जी के चेले थे। लेकिन
एक ब्रीफ पीरियड के लिए सुभाष बोस के साथ हो गए कि वो एक दूसरी जी। कंट्री में थे। इन कई लोगों ने सरकार को ज्वाइन कर लिया। तो कई ऐसे लोग जो आईएनए के जो टॉप लोग थे वो 47 के बाद से वो भारत सरकार से जुड़े हुए थे, वो नेहरू से जुड़े हुए थे। तो एक जैसे आपके आजकल हमारे सिंधिया जी हैं, मिनिस्टर हैं, वो पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस में बिताई थी। उन्होंने अपनी पैदा हुए तो उनके पिताजी कांग्रेस जी। के बहुत नेता थे। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आज उनके बीजेपी जाने के 1 साल बाद उनका पिछले 50 साल का रिकॉर्ड खत्म हो गया। तो मैं आपसे वही बोलना चाहता हूँ कि जो आदमी आईएनए में ज़िंदगी में 1 साल रहा है, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है, वो आईएनए कैसा हुआ उसके बाद से? हम उसका भी रिकॉर्ड वॉश आउट कर देंगे ना। तो ऐसे कई आईएनए के लोग थे जिनको मजबूरी में या अदरवाइज उनको 47 के बाद में उनको गवर्नमेंट से जुड़ना पड़ा। और तो उनका एसोसिएशन और उनकी जो डिवोशन है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा है, वो सुभाष बोस से नहीं है, वो एक हिस्ट्री थी। नो, द क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर इज, जैसे इन्हें निकाला गया, लक्ष्मी को पोस्ट से हटाया, निकाला तो उनको पोस्ट से हटा दिया, पोस्ट से हटा दिया गया। वैसे कई और नाम है हमारे पास वो जिन्हें चलो बता सकते हैं, लेकिन और किसी खास का नहीं है। लेकिन वो खबरें आती थी, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को खास, क्योंकि मेरा पूरा मुद्दा जो है डेथ मिस्ट्री पे है, तो डेथ मिस्ट्री में लक्ष्मी सहगल इज अ करेक्टर, तो उसका मुझे जिक्र करना पड़ा। बाकी तो कईयों को निकाला गया, कई लोग थे, कईयों ने आईएनए ज्वाइन करी थी उसको सबोटाज करने के लिए। उसमें अलग अलग नाम आते हैं, वो सब चीजें हैं करके उसमें बहुत अलग अलग नाम, अलग अलग। सरस्वती राजामणि, ये एक नाम भी आता है जो शायद बहुत छोटे स्केल पे, क्योंकि डेथ मिस्ट्री में कोई उनका नाम नहीं है। और बहुत, आप जैसे कई लोग बात करते करते बोलते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस लक्ष्मी सहगल बहुत क्लोज थी। लक्ष्मी सहगल आईएनए कैप्टन थी, सुभाष बोस उस आईएनए के ऊपर गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के हेड थे। तो एक कमांडर इन चीफ के कैप्टन की कितनी बातचीत होगी आप खुद सोच सकते हैं। जी जी, तो बहुत ऊंचे नहीं, सरस्वती राजामणि मैंने इसलिए नाम लिया जो एक आजाद ट्रेजर था, उसके बारे में मैं बात देखिए, करना आजाद चाहती थी ट्रेजर की मैंने पूरी अपनी फाइलें चेक करी हैं, उसके बारे में पूरी कमेंट्री अपनी इस किताब में भी लिखी है करके। तो आपको लगा कि ये जिनका आप नाम ले रहे हैं वो शायद बहुत लो लेवल पे थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टॉप मोस्ट लेवल के लोगों की। नो, आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुन रहे। जो द लेडी सरस्वती राजामणि, इन्हें आईएनए का जासूस कहा जाता है बर्मा में। There were many, but she was one of them. So उनका कहना ये था कि काफी लोग अपने सोना, जेवर, ये सब दे रहे हैं आजादी फौज के लिए। I'm talking about that. You are talking, that is correct. So that story is correct. कि ये जो आजाद ट्रेजर है वो कहाँ गया? मैं बता, वो बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी उसका वो डेथ मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसका कहानी ये है कि कहा जाता है कि सुभाष बोस जब अपनी आखिरी उड़ान पे उड़े हैं तो उनके पास में कोई 70, 80, 90 किलो का हीरे जवाहरात, सोने, चांदी थे। वो ये था कि जब, जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने उनकी मदद करने के लिए पैसा दिया, जो हमारे भारत के पूरे लोग थे साउथ ईस्ट एशिया में, और लोगों ने अपनी ज्वेलरीज निकाल के दी है। लेडीज़ ने अपने सोने के ग्रेवर, ये वो, तो ये पैसा पूसा, तो उसका जो सोना चांदी और सोना हीरा जवाहरात जो थे, उसका कोई 70, कोई 90, नेताजी के वेट से आता। नेताजी की आई थी 5 फुट 10 इंच के आसपास में, थोड़े मोटे थे, तो मैं इमेजिन करूंगा कि उनका वेट 80 किलो तो कम से कम होगा। तो उस 80 किलो के आसपास का उनके पास में सोना चांदी, वो सब, सॉरी हीरे वगैरह वो सब थे। वो कहते हैं कि अपने आखिरी जहाज में वो लेके जा रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया। बाद में जापान में बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी और लोगों ने बहुत एलिगेशन लगाए थे कि ये हो सकता है कि उनको मार दिया गया है बिकॉज ऑफ द आईएनए ट्रेजर के चक्कर में। लेकिन फाइलों से बड़ी कहानी बड़ी क्लियर हो जाती है। तो हुआ ये था कि शुरुआत से ही ये नाम उछलना शुरू हो गया कि दो आदमी जो प्लेन क्रैश की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, रामामूर्ति और एस ए अय्यर, इन दोनों ने चोरी करी है इस पैसे की, और उन्होंने माल मत्ता कुछ अंग्रेजों को दिया है, कुछ जापानियों को दिया है। तो ये 4 नाम निकल के आ रहे हैं, कर्नल फिगिस, मूंगा रामामूर्ति और एस ए अय्यर, और एक जापानी का नाम आ रहा है कि इन लोगों ने ये पैसा लूट लाट के इन्होंने आपस में सेटल किया। और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे आज के नेता हैं, कई लोगों को पता नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी इस देश में पहली बार लाइमलाइट में कैसे आए थे। पहली बार हम तो जानते हैं, आप और मैं तो उनको देखते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी सबसे पहले इस देश में मशहूर हुए सन 1978 में, जब उन्होंने पहला एक्सपोजे किया अपनी लाइफ का, कि उन्होंने आईएनए के ट्रेजर पर बातचीत करी। उन्होंने बोला कि आईएनए ट्रेजर जो है चोरी हुआ है और उसका खजाना उन्होंने बोला कि पंडित जी खा गए, तो उन्होंने पंडित जी का नाम लिया इसमें करके। तो इसमें कहानी जो अभी तक मुझे समझ में आ रही है कि खजाना चोरी हुआ है, और उसमें जो डैमेजिंग पार्ट ये है कि पंडित जी को मालूम था कि अय्यर ने चोरी करी है, पंडित जी को मालूम है कि राममूर्ति ने चोरी करी है, लेकिन जानते हुए भी राममूर्ति को हाथ नहीं लगाया, और जानते हुए भी अय्यर साहब को नौकरी दी गई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। तो उसका मतलब पंडित जी का उसमें एक गलत हुआ है जी। तो वो तो फिर है कि तो खजाना था, चोरी हुआ है, और जिनके लोग इन्वॉल्व हैं वो आपके सामने हैं, और उनकी फैमिली अच्छी खाती पीती ऐश कर रही है फॉरेन कंट्री में, वो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है जी जी। लेकिन अब उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इतने समय के बाद में। तो ये भी कंपोनेंट है, और ये भी हमने इस किताब में डील किया। बट इसका लिंक नेताजी की डेथ मिस्ट्री से भी, कि जिन लोगों का नाम
पैसे की चोरी में आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अय्यर साहब है, जब सरकार को मालूम है कि इस अय्यर ने नेताजी का खजाना चोरी किया है, तो नेताजी की डेथ इंक्वायरी करने के लिए आपको ये मिला पूरी दुनिया में इंसान, वो और क्या बोलेगा, उसका तो उसका नाम उसमें आ रहा है, तो उसने वही बात बोली कि मर गया प्लेन क्रैश में। जी। अगर वो उल्टा बोलता है तो वो खुद भी फंसेगा, क्योंकि उसने खजाना गोल किया हुआ है। तो ये भी एक कंपोनेंट है जो अपने आप जी। में, और ये चीज़ों को समझाने का कोई तरीका वर्बली नहीं है, किताब से ही आप पढ़ के भी कोई डिटेल में डॉक्यूमेंट्स लाइन आते हैं। जी। तो सर ये डेथ मिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, गुमनामी बाबा आपने शुरू में मुझे बताया था कि 3 थ्योरी है। सेकेंड इज जिसे- रशियन एंगल, सुब्रमण्यम स्वामी वाली। जी। सो इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो पहली थ्योरी है प्लेन क्रैश वाली, अगर ये स्थापित हो जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मान लीजिए कि कंट्रोवर्सी है कि आप अभी दिल्ली में हैं कि मुंबई में है, कंट्रोवर्सी, कोई कहता है जी आप दिल्ली में है, कोई कहता नहीं आप मुंबई में, तीसरा कहता नहीं वो तो कलकत्ता बैठी हुई है, ये तो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैठ करके, ठीक। अगर ये स्थापित हो जाए कि आप दिल्ली में ही हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 2 थ्योरी हट जाएंगी। तो जहां आपने एक थ्योरी को पक्का स्टैब्लिश कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाकी 2 हट जाते हैं। अगर सुभाष बोस एक प्लेन क्रैश के बाद ताइवान में मर गए थे, तो ऑब्वियसली वो आदमी वहाँ से निकल करके मुर्दा तो जाएगा नहीं, वहाँ पे रशिया में तो पहुँचेगा नहीं, ऑफ कोर्स। तो प्लेन क्रैश में मर गए तो वही खत्म हुई कहानी। अब उसमें एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसको ना विश्वास करने के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इंक्वायरी करी है बहुत सारी, उसमें उन्होंने ये बात पकड़ ली कि लड़ाई खत्म होने के बहुत पहले उनको मालूम चल गया था कि लड़ाई खत्म हो रही है और ये हारने वाले हैं जापानी, और उनके सामने था कि अगर आज़ादी की लड़ाई को कंटिन्यू करना है तो हमको कहीं और जाना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे रशिया सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। फिर ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने रशियन से कॉन्टैक्ट किया है, तो जब इंटेलिजेंस ने इंक्वायरी करी है तो उनको सिग्नल्स मिले कि ये सुभाष बोस रूस जाने की प्लानिंग में थे, या उनको ये रिपोर्टें मिल रही कि वो रूस के अंदर है मरने के बाद। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के बारे में आ रहा है फाइलों के अंदर। अब उसमें एक बड़ा अच्छा एक और प्रकरण आता है जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसकी लोग समझ नहीं पा रहे कितना सीरियस इशू है ये, क्योंकि किसी छोटे मोटे आदमी के बारे में नहीं है। साल 1946 20 जुलाई, नेताजी के मरे हुए ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में, एक लुई फिशर नाम का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, आप गूगल सर्च करना, विकीपीडिया में एंट्री देखो उसके बारे में, बहुत बड़े अमेरिका के जर्नलिस्ट थे, उनको पुलित्जर अवार्ड मिला था, अमेरिका के राष्ट्रपति तक उनकी अप्रोच थी, और भारत के बारे में लिखते थे, गांधी जी के बायोग्राफर थे। उन्हीं की किताब पे उन्होंने वो फिल्म बनाई है गांधी एटनबरो की, जो भारत सरकार की फंडेड फिल्म है, हमारा प्रोपेगेंडा फिल्म है वो, उसमें सुभाष बोस का नाम तक उन्होंने नहीं दिया उसके अंदर। तो वो लुई फिशर गांधी जी से मिलने आते हैं साल यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो जो बातचीत होती है वो किसी को नहीं पता, चले जाते हैं, कहानी खत्म। 90 के दशक में आकर के जब लुई फिशर की डेथ हो चुकी है, गांधी जी तो खैर 48 में उनकी हत्या हो गई थी, करते 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 1990 के दशक में जब ये फिशर मर जाता है, उसके मरने के बाद उसके जो पर्सनल पेपर है उसकी फैमिली उठा करके डाल देती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में, और वहाँ पे कोई भाई जाता है तो वो पढ़ने खोलने शुरू करता है। तो पहले वो लेटर निकलता है जो इस मीटिंग के 2 दिन के बाद का है। तो वहाँ ये दिखाई दे रहा है कि मीटिंग होने के 2 दिन बाद गांधी जी कुछ उसको पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते थे, जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी के थ्रू उसको कन्वे करे। वो सेक्रेटरी बहुत खास थी उनकी, वो ये पहले भी काम करती थी, दादा भाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर थी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो शी वाज नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन, शी वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर। एंड गांधी जी जो कॉन्फिडेंशियल वर्क थे उसके थ्रू करवाते थे, खुद नहीं लिखेंगे, खुद लिखेंगे तो फंस जाएंगे कल को। तो खुशी नौरोजी का लेटर गांधी जी के बिहाफ पे जा रहा है लुई फिशर को, और वहाँ पे वो उसमें उन्होंने लिखा कि करते करते, और ये बात सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद की है। इमेजिन करो कि ये नेताजी ना हो, इसमें कोई और आदमी हो, तो क्या गवर्नमेंट डिफेंड क्या करेगी और हमारे को क्या करेगी। चिट्ठी में लिखा है कि हमारे देश की जो फौज है ना, अब ये वैसी नहीं रही जो पहले थी हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब ये चेंज हो गए, ये प्रो रेवोल्यूशन हो गए हैं, लोग थोड़ा रशिया पे सिंपैथी रखते हैं। फिर वहाँ पे वो लाइन लिखी कि अगर सुभाष चंद्र बोस रूस की मदद से भारत आ जाते हैं तो गांधी जी इस देश को नहीं संभाल पाएंगे, समझा पाएंगे, ही कैन नॉट रीजन विद द कंट्री। सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद बापू कन्वे कर रहे हैं अमेरिकन को कि अगर ये आदमी रूस से वापस आ जाता है तो मैं इस देश को नहीं समझा पाऊंगा। इसका मतलब समझते हैं इसका? उन्होंने पब्लिकली तो स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने प्राइवेटली स्टेटमेंट दी, अमेरिकन को पता है। उसके बाद में हमें जो और कागज मिले, और भी होंगे लेकिन जितने लिमिटेड हमको मिल पाए यूनिवर्सिटी से, फिशर जाकर के मॉस्को में जाता है, वो इंक्वायरी करता है सुभाष बोस के बारे में कि मरा था कि नहीं मरा था। वहाँ पे उसको वहाँ इनपुट मिलता है कि वो शायद नहीं मरा, ही वॉज प्रॉब्ली डिड नॉट डाई इन एनी प्लेन क्रैश। तो ये इस तरह के, तो इसका मतलब वहाँ पे थे। अब उसमें जो कहानी जो निकल के आई है, जब मैं एक्टिव हुआ उस पूरे केस में, और जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग और जी.डी. बख्शी जी खुल करके बोलते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सारे ये कहते हैं कि सुभाष बोस को रूस ने मार दिया, स्टालिन जो थे वो उन्होंने मरवा दिया सुभाष चंद्र बोस को, और पंडित जी कहने मार दिया। ये कहानी निकल के आती है। पहला आप मुझे कंपेयर, अगर आप मुझे कोई सवाल पूछे कि भाई आप कहते हो कि नेताजी नहीं मरे प्लेन क्रैश में, आप तो गुमनामी बाबा को सपोर्ट करते हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इतने बड़े नेता हैं, जी.डी. बख्शी जी हैं,
बिल्कुल, मैं स्वामी जी और बख्शी साहब, खासकर मैं उनको, बख्शी जी को तो मैं साथ में भाषण के साथ दिया उनके, तो कोई वो तो अपने बिल्कुल साथ में है। तो मैं वो उस पे अब नहीं पढ़ूँगा, लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती है कि बख्शी सर और सुब्रमण्यम स्वामी जो है, वो 1000 टॉपिक के इंटरेस्ट में के एक्सपर्ट है। जी। उनके पास बोलने के लिए 1000 बातें हैं। मैंने अपने जीवन में सुभाष बोस की डेथ हिस्ट्री के अलावा कोई और टॉपिक टच ही नहीं किया, तो मैं इस इशू का एक्सपर्ट हूँ। उनकी किताबों में ये जो पूरी कहानी है, या उनकी जो ये स्टेटमेंट है कि नेताजी रूस में चले गए, उनको मार दिया नेहरू जी के कहने पे, वो गिनती के 4-5 पैराग्राफ भी नहीं है। मैं इतनी मोटी मोटी किताबें लिख के बैठ चुका हूँ नेताजी की डेथ के ऊपर, जहाँ पे मैंने डिटेल में रशियन एंगल को समझाया। तो आई विद वेरी हम्बल होके बता रहा हूँ, खासकर जनरल जी डी बख्शी के नाम पे, कि सर और जिंदगी में मैंने काम नहीं किया है, बाकी सारी बातों में आप जो बोल रहे हैं मैं आपका शागिर्द हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे नेताजी की डेथ के बारे में मेरी समझ आपसे लाख गुना अच्छी है। तो वही प्रॉब्लम निकल के आ रही कि जब हम गुमनामी बाबा इशू पर आते हैं, बिलीव मी, मैं दिल्ली का आदमी हूँ, मुँह फट किस्म का आदमी हूँ। जब मुझे पहली बार किसी ने ये बात बोली कि गुमनामी बाबा की थ्योरी है, मैंने उसको हिंदी में गालियाँ दी है कि तुम पागल हो गए, सुभाष चंद्र बोस कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे फैजाबाद इस जगह में, कोई जगह नहीं मिली सुभाष बोस को। और ये बड़ा अजीब सी बात होती है ना, अब सुभाष चंद्र बोस जीवित थे कहाँ, 85 तक, 85 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था कंट्री का। कहाँ बात कर रहे हो गांधी, सुभाष चंद्र, ये सरदार पटेल, नेहरू, वो इतने पुराने जमाने की बात है। कहाँ आपका राजीव गांधी का टाइम, जो हमने भी खुद देखा थोड़ा बहुत। फिर ऐसा क्या हुआ था? नहीं, पहले तो दिमाग, ये थ्योरी हजम ही नहीं होती थ्योरी। ये थ्योरी किसी को कौन डाइजेस्ट करेगा इस बात को कि वो सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो थ्योरी वहाँ पे, ये वो तो बाद में मेरे को एक्चुअली, मुझे तो ये भी थी मालूम था कि नेताजी की उम्र कितनी। हम तो इनको एक कतार में खड़ा करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, महात्मा गांधी सारे इकट्ठे कंटेम्प्रेरी थे, है ना। ज़्यादातर को, खासकर जो छोटे बच्चों को नहीं पता कि सुभाष बोस में एज वाइज सरदार पटेल उनसे 22 साल बड़े थे। आप समझते हैं 22 साल का मतलब की उम्र का फर्क का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब वो भी उस जमाने में जब शादियां 13 साल की उम्र में हो जाती थी लोगों की। 13-14 साल में लोग शादी करते थे उस जमाने। गांधी जी की शायद जब शादी 13 साल की उम्र थी गांधी जी की। तो जिस टाइम पे लोगों की शादियां 13-14 साल में हो जाती थी, सरदार पटेल सुभाष बोस से 22 साल बड़े थे, गांधी जी उनसे 28 साल बड़े थे, पंडित जी उनसे 9 या 10 साल बड़े थे। सुभाष बोस उनकी एज ग्रुप में नहीं थे, वो बहुत यंग थे उनसे। आप उनको बराबर करते, अगर वो जीवित होते 85 में तो उनकी एज होती 80 ईयर्स ओल्ड। वो मुरारजी भाई से छोटे थे थोड़े कुछ महीना। मुरारजी भाई तो मरे आपके जाके 90s में जाकर के। तो उम्र वाइज मेरे को ये भी मालूम था कि सुभाष बोस की उम्र इतनी कम थी उनके मुकाबले में। तो ये तो जो गुमनामी बाबा की कहानी है, बार बार जो लोग मुझे मिसकोट कर रहे हैं, जो मेरे बारे में कह रहे हैं कि साहब कंस्पिरेसी थ्योरी है प्लांट हमगाना, वो इट इज़ नॉट माई बिलीफ कि मैं मेरा अच्छा आपका ये मानते हो कि नेताजी वो गुमनामी बाबा थे? मैंने कहा भैया मैं तो किसी को नहीं मानता, ठीक है जी, मेरा कोई मानना वाना कुछ नहीं है, मैं आपको एविडेंस पढ़ के बता रहा हूँ। आप मुझे डाउट करना चाहते हैं, एविडेंस को गलत साबित कीजिए, मेरे बता दें। मैं बिल्कुल खुले मन का आदमी हूँ, आज के दिन भी खुला हूँ, मैं आपकी बात को सुनूंगा, हर एक नेगेटिव कमेंट को पढ़ता हूँ मैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें देयर आर 2 रीजंस व्हाई आई सपोर्टेड द गुमनामी बाबा थ्योरी। पहला रीज़न ये है, इन ब्रीफ आई कैन टेल यू इन डिटेल्स आफ्टरवर्ड्स, कि मुझे गवर्नमेंट के लेवल पे इंफॉर्मेशन मिली कि ये कहानी सच है, रिलायबल सोर्स से, तभी मैं वहाँ गया, तो मैं जाने में इच्छुक था नहीं। उसके बाद से पिछले 20-22 साल में हमने मल्टीपल उसमें इंक्वायरी की है अपने पे। मैंने करी, मेरे दोस्तों ने करी, इंडिपेंडेंट। और ये मेरे बचपन के लंगोटिया दोस्त नहीं, चंद्रचूड़ घोष मेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है, हम लोग इकट्ठे हुए 2005 में। उसके बाद में उसने इंक्वायरी की, उसका भी विश्वास नहीं था, वो तो उसका तो दादाजी सुभाष बोस के साथ में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बिल्कुल विश्वास नहीं था। शायंतन है और लोग हैं मेरे, और कई मित्र हैं, हम लोगों ने मल्टीपल लोगों ने इंक्वायरियाँ करी अपने हिसाब से। और मैं आपको आज के दिन में आपके साथ बैठ के 1 घंटा आपको झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको रोज आके ये कहानी सुनाऊँ तो आप पकड़ लोगे कि ये झूठ आदमी बोल रहा है। तो मैं जो लोग गुमनामी बाबा जिसको आप बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, उनसे लोग मिलते थे, उनको मैं 10-10, 12-12, 20 साल से जानता हूँ। कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं है उन लोगों का। मैं उनको अभी ऐसे कोई सामने आया कि कोई मिला है गुमनामी बाबा से? बहुत लोग मिले उनसे, बहुत लोग मिले। 85 में डेथ हुई तो आप खुद लगा लीजिए कि जो उनसे मिले थे उसमें से कई लोग अभी 50 के अपने दशक में, कुछ 60 में, 70 में, 80 में, कईयों की उम्र बहुत लंबी हुई है। तो कुछ ऐसे लोग मिले जो 90 साल के बाद मरे हैं, तो वो भी मिले थे, बहुत लोग मिले। तो गुमनामी बाबा सुभाष बोस थे, ये मानने के या ये थ्योरी के सपोर्ट करने के 3 कारण है लीगली स्पीकिंग। उसके अलावा भी बहुत कारण है, लेकिन लीगली कारण पहला ये क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट है कि वो लोग जिन्होंने सुभाष बोस को देखा था या उनको जानते थे, वो इस आदमी से मिले और उन्होंने आइडेंटिफाई किया। नंबर 1। नंबर 2, जो गुमनामी बाबा का जो पत्राचार हुआ, जो बड़ा धमाल वाला है, वो करस्पॉन्डेंस सपोर्ट करता है कि ये आदमी मानते थे कि ये नेताजी। तो आई विटनेस अकाउंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों मैच कर रहे हैं। जी। तीसरा ये कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो आई थी कि वहाँ पे गुमनामी बाबा की, जो अगर आप पूछेंगे कि गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं थे, इसका क्या प्रूफ है, तो उसका प्रूफ ये है कि वहाँ उनकी कहा जाता है कि उनके आई विटनेस अकाउंट बहुत स्ट्रांग है।
उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्लियर है, लेकिन वहाँ पे उनके हैंडराइटिंग टेस्ट हुए थे और डीएनए टेस्ट हुआ था, तो वो दोनों नेगेटिव निकले थे। तो वो कहानी हमने अपनी पिछली किताब कलंडर में पूरी एक्सप्लेन करी है, बताया है, और मैं आपके सामने खुल्लम खुल्ला जी, कह रहा हूँ कि वो दोनों रिपोर्टें जो सरकार ने दी थी वो झूठी रिपोर्ट है। वो रिपोर्टें चेंज की फ्रॉड रिपोर्ट है। सरकारी रिपोर्ट जो है वो 2 पन्ने की रिपोर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर एस के मंडल की रिपोर्ट है। देखिए, मैं किसी भी एक्सपर्ट के पास जाऊँ हैंडराइटिंग के, और खासकर इतने खतरनाक केस पे कि मैं दावा कर रहा हूँ कि ये आदमी सुभाष बोस है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो एक्सपर्ट है कुछ रीजनिंग देगा मुझे अपनी रिपोर्ट पे कि क्यों ये हैंडराइटिंग मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है। तो एस के मंडल साहब की रिपोर्ट 2 पन्ने की रिपोर्ट, उसमें सिर्फ एक लाइन में लिख दी कि सुभाष ये हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। हम हैंडराइटिंग के सैंपल चेक करवाते हैं अमेरिका में कर्ट बैगेट से, जिसका कुछ लेने देना नहीं है इस केस के साथ में। अमेरिका में बैठा हम लोगों ने, किसी हमारे दोस्त सपोर्टर्स ने हमारे को अमेरिका बोला कि आप यहाँ हम क्या करवाएं, डीएनए करवाएं, क्या करें बताओ। मैंने कहा डीएनए का सैंपल हमारे पास है नहीं, लेकिन हैंडराइटिंग हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई एक्सपर्ट को ढूंढिए। उस एक्सपर्ट को हम नहीं बताएंगे इशू क्या। तो हमने उनको कर्ट साहब को नेताजी की हैंडराइटिंग सैंपल और गुमनामी बाबा के सैंपल इंग्लिश के दिए, और उन्होंने 49 पन्ने की रिपोर्ट हमको दी कि हिसाब से ये आदमी है। अच्छा। किसी को भी दिखा दूंगा, आप आंखें बंद करके कर्ट साहब की रिपोर्ट को मानेंगे। वो मंडल साहब की रिपोर्ट तो घटिया रिपोर्ट है सरकारी। तो ऐसे ऐसे हमने डीएनए के अंदर भी घपलेबाजी दिखाई। तो आपको साफ बता रहा हूँ मैं, क्लियर कट ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार की रिपोर्टें झूठी हैं। कई फैक्टर ऐसे हैं जो मतलब एविडेंस में नहीं मानेंगे टेक्निकली। फॉर एग्जांपल, जस्टिस मुखर्जी ने खुद इस बात को हमको एक बार बताया कि गवर्नमेंट ने झूठी रिपोर्टें दी। तो मुखर्जी साहब ने खुद एडमिट करा कि ये वही थे, लेकिन ये सरकार ने मुझे झूठी रिपोर्टें दी, तो मैं साबित नहीं कर सका कि ये आदमी सुभाष बोस था। तो इससे बड़ा और हम क्या सबूत दें आपको। तो मेरे पास एक जापानी जवान का भी क्वेश्चन था। यू मेट हिम? जापानी जवान? हाँ, जो उनकी फैमिली से मिले, नेताजी की फैमिली से मिले मैं थे। एक जापानी से मुझे याद है, जो हमारी मीटिंग हुई थी कि हमारे जापान, उन्होंने आपको क्या बताया था? मैं एक मिला था। देखो, जापान का वर्जन सेम है, और जापानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जापानी को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती और हिंदी नहीं बोलनी आती, तो उनसे कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम आता है। और जापान के बारे में आपको ध्यान है कि जापान 1945 से पहले जो था वो अब नहीं। वो लड़ाई हारने के बाद उनकी पूरी उन्होंने रीढ़ तोड़ दी, और वो उस अपने हिस्ट्री को डिसओन करते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। और वो तो उनके लिए ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, लेकिन अपना वो अटैचमेंट उनका नेताजी के साथ में और लोगों के साथ में वो दर्शाते हैं, लेकिन वो इस इशू नहीं पढ़ते। वन सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। आप जितना हम सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, मिस्ट्री जो है इनकी डेथ को लेकर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सब जितने आपने पापड़ बेले हैं, ये वो एवरीथिंग वी आर टॉकिंग। वन सिंपल क्वेश्चन कि आपने टेम्पल बताया, रेंकोजी टेम्पल, वहाँ पर अगर इनकी अस्थियां ले गए थे, कहा जाता है, ऑफिशियल कहा जाता है, करेक्ट, ठीक, तो डीएनए टेस्ट करना इजी था ना, तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया? इट वाज तो वेरी इजी। दिस इज अ वेरी देयर इज एन एंटायर चैप्टर ऑन दिस, बाय द वे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी, बट आपको मैं क्योंकि बहुत सिंपल है ना, आज तक भी ये लड़ाई चल रही है, यू आर स्टिल फाइटिंग फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो डीएनए इधर उधर सीआईए, ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस था। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था। और पहली बार साल 1995 के आसपास में, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो एफबीआई बना है, एफबीआई में मेरे ख्याल से साल 92-93 में पहली बार डीएनए को यूज किया था इसमें, टेक्निक को, इस चीज़ के अंदर। तो वो घटना घटने के 1-1.5 साल में ही ये बात भारत सरकार को बोली गई थी कि नेताजी की हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। तो गवर्नमेंट इज वेरी सीज्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द डे वन। नंबर 1 कॉमन सेंस है कि अगर डीएनए टेस्ट करवाना होता तो उधर से लेके आज तक वो करवा चुके होते। ठीक है, तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने डीएनए टेस्ट नहीं करवाया। अब उसका एक रीज़न सरकारी फाइल में जो लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम टेस्ट करवा देंगे, अगर तो हड्डियाँ मैच कर गई तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैच नहीं किया तब गए काम से। तो ये घबराहट में उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि उन्हें कहने कि उनको दिल में उनको डाउट है कि ये हड्डियाँ उनकी नहीं है। और कई गवर्नमेंट के ऑफिशियल, हमने नाम लिख के दिया उसमें, सरकारी अफसरों ने, टॉप लेवल के, हम टॉकिंग अबाउट द पीपल द लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के लोगों ने राइटिंग में स्टेटमेंट दिया कि ये हड्डियाँ उनकी हैं, ये प्रूफ नहीं है कोई अभी तरीके का। तो ये नहीं, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा आपको बताता हूँ कि ये कहानी क्या हुई है। कुछ अगर आप सिंपल रैंडम गूगल सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नेताजी के परिवार के लोग डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, है ना? ठीक है, मैं भी करता हूँ, हम नहीं बोला करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ मेरा कंडीशन एक है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कोई भी टेस्ट कराओ, डीएनए कराओ, कुछ भी कराओ, बट वो होगा अमेरिका की लैब में, वो होगा यूरोप की लैब में। मैं बिल्कुल स्वदेशी के फेवर में हूँ, लेकिन नेताजी के इशू में मैं बिल्कुल स्वदेशी के खिलाफ में, कि स्वदेशी मतलब ये झूठे मक्कार लोग बैठे, ये रिपोर्टें चेंज करते हैं बैठ करके। तो वहाँ पे कहानी है कि ये नेताजी के परिवार के लोग बैठ करके ये झूठी कहानियाँ लोगों को पेल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाओ, जबकि इनको मालूम है कि डीएनए टेस्ट फिजिबल नहीं है। हुआ क्या कि सरकारी फाइल में एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी निकल के आई है कि जब मुखर्जी आयोग बैठा था, और मुखर्जी आयोग डीएनए टेस्ट करने के बिल्कुल फेवर में था। जस्टिस मुखर्जी, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसको पता है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए।
तो जैसे ही ये प्रकरण हुआ, जस्टिस मुखर्जी जापान में जाते हैं और हड्डियाँ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आनाकानी होती है उनको हड्डी दिखाने में। फिर वो अच्छा। सरकार को बोलते हैं कि आप इन हड्डियों को खोल के इनकी फ़ोटो लेके मुझे दिखाओ, मैं चेक कराऊंगा फॉरेन एक्सपर्ट से। जब ये प्रकरण चल रहा होता है तो नेताजी के परिवार का एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस पार्टी से लिंक है, वो वहाँ पहुँच जाता है और वो जाकर के वहाँ अड़ंगी फंसाता है। उस अड़ंगी फंसाने के चक्कर में वो टेम्पल का प्रीस्ट कॉपरेट करना बंद कर देता है। तो जस्टिस मुखर्जी जो है वो टेस्टिंग नहीं करा पाते। इन द मीन वाइल कि 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई सीक्रेट ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया है। उसके अंतर्गत नेताजी के परिवार का एक व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है, अमेरिका में पढ़ाता है, हार्वर्ड का प्रोफेसर है, ये आदमी जापान जाता है और वहाँ जाके कुछ नेताजी की हड्डियाँ निकालता है वहाँ से, कहीं और जगह रखी हुई है, और ये हड्डियाँ निकाल करके ये पहले इन्फॉर्म करता है दिल्ली में आकर के, और बाद में खबर निकल के आ रही कि उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के इनका टेस्ट कराने की कोशिश करी, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो ये बात भारत सरकार को मालूम है कि हड्डियों का डीएनए टेस्ट का अटेम्प्ट परिवार के लोगों ने किया है, उनको नॉलेज है, और उसका रिजल्ट नहीं निकला बिकॉज वो हड्डियाँ शायद जली हुई हैं, तो उस पर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अच्छा। लेकिन ये जानते हुए कि डीएनए हम लोगों ने करवाया हुआ है और वो फिजिबल नहीं है, ये परिवार के लोग झूठी कहानियां मीडिया में डाल रहे हैं कि टेस्ट कराओ। तो ये बोलना उनका बार बार कि नेताजी की हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाओ, ये एक जुमला है, वो सिर्फ आपका अटेंशन को डाइवर्ट करने का इरादा है। तो किया है कि नहीं टेस्ट अभी तक? उसने हार्वर्ड में टेस्ट करवाया था, लेकिन टेस्ट हो नहीं पाया। हड्डी प्रॉब्लम ये है कि अगर हड्डी जली हुई हो तो उस पर टेस्ट नहीं हो पाएगा, हड्डी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। तो जो मुखर्जी कमीशन में टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं होने दिया। तो दिया। इनको जो डेथ सर्टिफिकेट दिया वो किस बेसिस पे दिया? दैट इज अ होल स्टोरी वी वर टॉकिंग अबाउट। डेथ सर्टिफिकेट आपने बताया कि डेथ सर्टिफिकेट उनके नाम का नहीं है। अच्छा। किसी और जापानी आदमी की बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया। ये इज द होल स्टोरी। बट इट्स गिवन राइट कि हैंडराइटिंग एनालिसिस के बेसिस पे और डीएनए टेस्ट के बेसिस पे ये होता है। वो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं गुमनामी बाबा की, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की कहानी 45 तक की, कि वहाँ पे कोई आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वो पॉइंट इतनी छोटी उम्र में आपने पकड़ लिया। वही मेन पॉइंट है कि डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ मुझे। डेथ सर्टिफिकेट में कोई सुभाष बोस का कोई रिकॉर्ड पे नाम नहीं है, कुछ नहीं है, किसी और आदमी का नाम है। अच्छा। ये वो देश है। मैं आपको एग्जांपल उल्टा घुमा के आपको मैंने पूछा था, लेकिन मैं वो चेन ऑफ थॉट में कहीं और चला गया, कि मान लीजिए कि आपका नाम आपके स्पेलिंग के आगे ए लगता है आखिर में। कई लोग वो आजकल वो 2 ए लगा देते हैं। मान लीजिए कि आपके नाम पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसमें ए लगा हुआ है, और एयरपोर्ट की आपकी जो टिकट है जहाज की, उसने आपने डबल ए की जगह सिंगल लगा दिया। ठीक है। आपके टिकट में ए है, आपके आईडी में डबल ए है, आपको दिल्ली एयरपोर्ट में अंदर घुसने देंगे लोग? क्या ये नहीं घुसने देंगे? दे विल चेक, दे विल नॉट लेट यू एंटर एयरपोर्ट। जहाज तो ठंडे की दूर की बात है। बैंकों में आपका जीना हराम कर देंगे। बैंकों में अगर आपके नाम के सामने एक बिंदी आपने ऊपर नीचे कर दी आपके प्रॉपर नेम में। आई नो दिस। I have also suffered in my father's death. Sir, my husband's name is Brajesh. हाँ. But क्या होता है कि अगर वो एक डॉक्यूमेंट में ना एक ही जगह I डाला है, so we had to change the documents. You had to change. They will make your life miserable. They will not accept any fact. इसे आपका नाम में ए और आई का फर्क है। यहाँ पे एक नंबर के चिंदी चोर यहाँ बैठे, एक नंबर के ये नहीं मानते। Do you know नेताजी का डेथ रिकॉर्ड किस नाम से है? किस नाम? इचूरो ओकुरा। अच्छा। तो अगर इनको कोई डाउट नहीं है, और लोगों ने बाबा बोला है कि सुभाष बोस कहाँ से आपको नजर आ रहा है, उसकी डेट ऑफ डेथ उसकी कुछ और है, उसका मरने का टाइम अलग है, उसका मरने का कानून कुछ और है, उसकी पैदा होने की डेट अलग है। तो और चीज़ में तो ये लोग इतने पर्टिकुलर हैं कि अगर आपके नाम में अगर ब्रजेश में आई की जगह अगर ए आ जाएगा तो उस आदमी को एयरपोर्ट में घुसने नहीं देंगे। लेकिन नेताजी में साफ निकल के आ रहा है कि उनके डेथ रिकॉर्ड सारे के सारे अड़गम फड़गम है, और ये प्रॉब्लम सब ने फ्लैग करी प्रॉब्लम। ये उस पर सवाल जापान से नहीं पूछना चाहते। ये सारी इस किताब का ये जो आपने पूछा ना, ये सारा का सारा एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा किताब में पूरी कहानी दिखाई रखी है, समझा रखी है पूरी कि कैसे उन्होंने धंधेबाजी करी। सर एक बात बताइए, गुमनामी बाबा की थ्योरी को आप सपोर्ट करते हैं? On the basis of evidence. चलिए। There are other reasons also. For example, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं किसी फॉर्मर डायरेक्टर आईबी से बात करता हूँ, मैं किसी फॉर्मर रॉ चीफ से बात करता हूँ, और वो मुझे बोलता है बेटा देखो ये प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो बात को मैं क्या लिखूंगा नहीं। तो वो भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो ये अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि वो भारत में थे, तो ये कहानी मुझे मल्टीपल सोर्सेज से इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के सोर्स से आई है। रेजिंग अ क्वेश्चन, आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ, आई सपोर्ट कंप्लीटली। तो नेताजी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें
एक झूठा नाम, एक झूठी एक आइडेंटिटी बनाकर उन्हें छुपना पड़ा फॉर सो मेनी एक इयर्स? आपकी क्या इतना बड़ा कोई राज है इसके बहुत पीछे? बहुत कॉम्प्लीट, बहुत बड़ा राज है। और पिछली किताब में तो और वो बहुत भी लंबी चौड़ी कहानी, बिकॉज उसका ब्रिटिश छोड़ के चले गए, उसके बाद भी उन्हें लंबे समय तक ब्रिटिश छोड़ के आपके सबसे कब गए थे? 46 47 47, 15 अगस्त सन 47 को। तो हमारे को जो जुमला है कि 15 अगस्त सन 47 को देश आज़ाद हो गया है। मेरा सवाल है कि 1948 में भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन था? तो उसका आंसर है इंग्लैंड का राजा, किंग जॉर्ज। ये फैक्ट है, ये हमें नहीं पता। तो ये हमें इन्होंने जुमले से बना रखे हैं। हमारा हेड ऑफ स्टेट किंग जॉर्ज था, उन्हीं के नाम के लेटर वेटर जो राष्ट्रपति साइन करता है वो किंग जॉर्ज करते थे। Why is this not in the history books? वो बताएंगे कि सारे गड़े मुर्दे फड़ जाएंगे होना चाहिए ना ये पूरी history में, कहानी। because हमारे पास औरंगजेब, टीपू सुल्तान, ये सब इन्वेडर्स के बारे में है, वहाँ but पे we do not इन्वेडर्स know के बारे this. में। लेकिन यहाँ पे लपेटे में मैंने आपको बोला कि अगर ये केस खुलेगा, जैसे आपको एग्जांपल और छोटा सा देता हूँ। ये मोदी जी ने यहाँ पे नेताजी की मूर्ति यहाँ लगाई है राजपथ पे, जो जब आप दिल्ली है आप दूर देख के जाना। यहाँ पे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट रोड है। भारत आज़ाद हो गया 47 में, कहते हैं ठीक है, भारत पर तो पूरा संपूर्ण स्वराज मिल गया, सब कुछ हो गया। उसकी भी लड़ाई सुभाष बोस के टाइम से चलती आ रही थी। तो वो जब लड़ाई वहाँ जब आज़ाद हुआ तो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट रोड, उसका नाम था किंग्स वे जी। ठीक है। किंग्स वे कौन? किंग जॉर्ज, हमारा राजा। तो इंडिपेंडेंस आने के बाद में आपकी हिम्मत नहीं है कि रोड का नाम चेंज कर सको। बाद में जो रशियन जो यहाँ पर आए, रूसी, उन्होंने ऑब्जेक्शन रही थी कि तुम गुलाम की औलाद, तुमने अभी भी नाम अंग्रेजों के नाम पे रखे हुए। तो शर्म करके इन्होंने रशियन को झूठ मूठ का करने के लिए मेरे ख्याल से इन्होंने उसका नाम हिंदी में कर दिया राजपथ। कौन सा राजपथ भैया? कौन सा राजा? डेमोक्रेसी है, कौन सा राजपथ? किस राजा की बात कर रहे हैं? किंग जॉर्ज। तो किंग जॉर्ज की मूर्ति वहाँ पे राजपथ में कनोपी के नीचे लगा रखी थी, ठीक है, वो वहाँ लगी हुई है, कोई किसी को परेशानी नहीं है। सन 46 में क्या हुआ था कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ने की बारी आई तो सबसे आगे थे सुभाष बोस के साथी। लेकिन जब रेवड़ियाँ बटनी शुरू हुई इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये गांधी भक्त पहले लाइन में खड़े हो गए आकर के। वही घटना यहाँ पे घटती है कि सन 1947 से लेकर 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति दिल्ली में लगी हुई है। आप उसको वहाँ से हटाने को राजी नहीं है। सुभाष बोस के सपोर्टर्स आते हैं, उस मूर्ति का नाक कान तोड़ते हैं और कागज लगाते हैं, मूर्ति पे फोटो लगाते हैं सुभाष बोस की। सडनली गवर्नमेंट उस मूर्ति को राजा की बेइज्जती, मूर्ति को हटा देती है। और मूर्ति को हटाने के बाद में सारे गांधी भक्त कहते हैं कि गांधी जी की मूर्ति यहाँ लगाओ। क्यों भैया? 47 के बाद से कौन से तुम लंदन में थे क्या? तो ये इनकी फितरत है कि रेवड़ियाँ खाने में पहले ये लोग पहुँच जाते हैं मार्केटिंग करने में उसका। तो ये हालत है कि आपने इंग्लैंड की राजा की मूर्ति दिल्ली के हार्ट में लगी। और मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट, अगर वो 1968 में नेताजी के फॉलोअर्स ने उस मूर्ति को नहीं तोड़ा फोड़ा नहीं होता, मूर्ति अभी वहीं लगी होती। दिस गिव्स द आंसर टू द क्वेश्चन कि हमारा अजम्पशन, हमारी जो नॉलेज है। एक फिल्म आई, बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे पता नहीं आपने देखी है, मैट्रिक्स फिल्म है कियानू रीव्स की, जरूर देखना, बहुत अच्छी ऑल टाइम साइंस फिक्शन ग्रेट मूवी आती है। कि आपके सामने पूरा एक झूठा वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, अब वो सिमुलेशन है पूरा, आप उस सिमुलेशन के अंदर में है, आपको लगता है कि ये असली का कपबोर्ड है, ये कपबोर्ड नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, यू आर इनसाइड अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड दिस एक्टर द हीरो एक्चुअली कम्स टू नो कि वी आर लिविंग इन अ कंप्यूटर वर्ल्ड इन अ प्रोग्राम एंड व्हेन आई एम एबल टू गो आउटसाइड आई कैन सी थिंग फॉर रियल। तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्ट बना रखा है कि साहब दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, अंग्रेज कितना अच्छा था वो चला, तो ये जैसे ही आप गुमनामी बाबा की स्टोरी को खोलेंगे पूरा का पूरा कोलैप्स करना शुरू कर जाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम एक के बाद एक आ रही है। आपका सवाल था क्यों निकल के नहीं है या गवर्नमेंट क्यों नहीं बता रही? मेरा नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि उन्हें क्या कारण थे, क्या जरूरत पड़ी कि उनको जो थी कि सेकंड, पहली बात तो ये कि आप ये बात समझिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या चीज़ थी, उसका दुनिया में क्या इम्पैक्ट था, भारत की हालत उस टाइम पे क्या थी, हम उसे कभी कंफ्यूज ना करें आज के हिसाब से। आजकल लोग क्या करते हैं, आज के हिसाब से पीछे देखते हैं और कंपेयर करते हैं जी। जैसे आज की हालत को आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं ना। हमारी हालत, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वो टाइम देखा है, हमारी हालत बहुत, नरसिम्हा राव की इकोनॉमी खोलने से पहले हमारी हालत बहुत ख़राब थी। ये थोड़ा बहुत हमको तमीज़ें आ गई पेंटे शंटे पहनने की, ये हमारे को नरसिम्हा राव की बात है। तो हमारी हालत तो गई गुजरी थी नरसिम्हा राव के टाइम तक, आप बात कर रहे हैं सन 47 की 48 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो पावर ब्लॉक थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब 5 साल तक लड़ाइयाँ चली हैं। हमारा देश 10 दिन लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है, हमारे 10 दिन में हमारा हथियार खत्म हो जाएगा आज के दिन के लिए।
हमारी कैपेसिटी नहीं लड़ने की उस तरह की लेवल की लड़ाई। 5 साल तक लड़ाई चली। एक्सिस पावर्स, एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स सारे जापान, इटली सारे हार गए। जिन जिन लोगों के साथ सुभाष बोस का कनेक्शन था, इंपॉर्टेंट लोग का, या तो वो मारे गए, या उन्होंने सुसाइड कर ली, या उनको ट्रायल लगा के उनको हैंग कर दिया गया। सुभाष बोस वॉज पार्ट ऑफ दैट सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री जिसके लिए 45 के बाद में दुनिया में कोई स्पेस नहीं था। इट्स ऑल वेरी बैड एग्जाम्पल टू गिव। उसामा बिन लादेन के लिए, उसके सपोर्टर्स के लिए आज के समाज में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपका लिंक एक ऐसे आतंकवादी के साथ में है जो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बुरा आदमी माना जाता है। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। उस जमाने में जितनी बदनामी हिटलर की और हिटलर के साथियों की और जापानियों की अभी तक है, सेंसिटिविटी है वहाँ पे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सुभाष बोस को उनसे लिंक किया जाता है, तो नेताजी उनके साथ में है, तो वो उनका कोई दुनिया में कोई उनका स्थान नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि वो तो भारत में थे तो निकल के क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बने। मैंने कहा अगर भारत में निकल के आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो निकल के अगर आते हैं, तो आपको लगता है कि उनको अमेरिका या इंग्लैंड कोई कंट्री उनको अलाउ करेगी उनको फंक्शन करने के लिए यहाँ पे? कुछ समय पहले जब मैं लोगों को बोलता था कि लोग मुझसे पूछते थे कि साहब आप कहते हैं गुमनामी बाबा सुभाष बोस थे, वो क्यों निकल के नहीं? मैं उनको बोलता देखो इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब उनको लोग सवाल पूछते थे कि आप क्यों निकल के नहीं आ रहे, तो बोलते थे कि माई कमिंग आउट इज़ नॉट इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। मेरा निकलना भारत के हित में नहीं है। मैं निकलूंगा तो देश के लोग बहुत तंग पड़ेंगे, हमारे देश में सैंक्शन लग जाएंगे बहुत सारे। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ, जिसको आप 15 अगस्त 47 बता रहे हैं, उसमें कुछ सीक्रेट क्लॉजेस थी, और वन ऑफ द क्लॉज ये थी कि इसको सुभाष बोस को वॉर क्राइम्स के मामले में हैंड ओवर करेंगे अंग्रेजों को, वट एवर ये एलिगेशन उन्होंने लगाया। अच्छा। तो वो कहते हैं अगर मैं निकलता हूँ तो ये फॉरेन कंट्रीज हमारे पे प्रेशर डालेंगी, मेरी वजह से जहाँ की जनता बहुत तकलीफें पड़ जाएगी। तो मैं जहाँ पे हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बाहर निकलना देश हित में नहीं है। तो लोग मुझे, खासकर मेरे जो इलाके के लोग हैं दिल्ली के, वो बोलते थे क्या क्या बात बेकार की बात कर रहा है, किसकी हिम्मत है जो नेताजी को बाहर निकलेंगे, कौन है जो भारतीयों को रोक सके। क्योंकि लोग ना फिल्में देख के, बॉलीवुड के आजकल बड़े कि लगता है कि भैया वो शाहरुख खान ने जाके एक बंदूक से बंदे उड़ाते, शायद सारे के सारे वो है, अपनी हालत पता नहीं हमारे देश की हालत क्या है। तो वो लोग डींगे हाँकते बड़े बड़े। हमारे यहाँ अतिशक्ति अलंकार डींगे मारने का बड़ा पुराना प्रचलन है कि हमने बड़े किले फतेह किए हैं दुनिया में जाकर के, जो कि हमने नहीं किया बाय द वे रिसेंट 1000 ईयर्स में। तो प्रॉब्लम ये कि वो बोलते कि किसकी हिम्मत है, कौन नेताजी को रोक लेगा, कौन है जो भारत को प्रेशराइज कर सकता है। मैं तुम्हारी तो हवा कतार निकाल दी, तुम क्या करोगे अमेरिका बहादुर के सामने? आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी? आपको मालूम है कि हिटलर का नाम की कितनी नेगेटिविटी है? आपको मालूम है तोजो के नाम पे कितनी नेगेटिविटी है? एक्सिस ब्लॉक का कौन आदमी बचा वर्ल्ड वॉर के बाद में? ही हैड नो अदर प्लेस बट टू हाइड, बिकॉज वो बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके मिनट्स बनते थे नोट्स के, लोग उनसे मिलने जाते थे, तो उनके पास में लोग गए, जैसे कलकत्ता में जो मिराजी हुई गवर्नमेंट बनी, तो उससे सवाल पूछा, वो रिकॉर्ड पे है, उनके लोगों ने नोट बनाया कि व्हाई डजंट दिस गवर्नमेंट आस्क यू टू कम आउट एंड टेक योर राइटफुल प्लेस, कि क्यों नहीं सरकार आपको बोलती है कि आप निकलें और अपना स्थान ग्रहण करें। तो उनका आंसर था कि इफ आई केम आउट लॉट ऑफ इनोसेंट्स विल डाई, अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो बहुत से इनोसेंट्स मारे जाएंगे देश में। आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस निकल के आते हैं 79 में, 83 में, 84 में, या उससे पहले, तो सब लोग खुश होंगे इस देश में? क्या इस देश में सब लोग नेताजी के बड़े सपोर्टर हैं? आप देश को छोड़ो, आप बंगाल नेताजी के होम स्टेट की बात करो, आपको लगता है कि सारे बंगाली नेताजी के सपोर्टर हैं? बंगाल के अंदर 90% सपोर्ट सिस्टम कांग्रेस का, टीएमसी वही कांग्रेस ही तो क्या, और कम्युनिस्ट पार्टी का। वहाँ पे नेताजी को क्या बोलते थे बंगला में? तोजोर कुकुर, तोजोर कुत्ता वर्ड यूज़ किया। कम्युनिस्ट पार्टी का राज था 19 इस टाइम पे जब आपकी बात कर रहे हो। तो अगर नेताजी निकल के आएंगे तो जो कम्युनिस्ट उनको तोजोर कुकुर बोलते थे वो बड़े खुश होंगे कि साहब सुभाष बोस बाहर निकल के आ गया, दे विल वेरी हैप्पी। तो लेकिन कौन मारना चाहता था इन्हें? मैं मारने की बात नहीं है, नहीं, जैसे ये जो क्रैश हुआ, उन्होंने फॉरेन पावर की बात करी, ये नहीं, क्रैश की तो कहानी उन्होंने नकली कहानी प्लांट करी है कि कोई तरीका नहीं था निकलने का। अब उनके ही देश से उन्हें कौन, उन्होंने ये बोला, मारने की बात नहीं। सुभाष चंद्र बोस की अगर इस देश में 40 सपोर्टर हैं तो 40 उनके खिलाफ में भी हैं। तो वो आदमी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारा गया है, उसको डिक्लेयर कर दिया डेथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्योरी को सपोर्ट किया है। सडनली वो आदमी 40 साल बाद, 20 साल बाद निकलता है। लोग उनसे पूछेंगे आप कहाँ थे, क्यों थे, और वो निकल के एक के बाद एक एलिगेशन लगाया इनके ऊपर कि मैं रूस में था और मैंने इनको बोला था, इन्होंने सुनी नहीं बात, और ये आपका ट्रांसफर ऑफ पावर आपका झूठा है, प्लांट हमकाना। इट विल लीड टू फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन होगा, सब तो नेताजी के सपोर्टर नहीं है। अब जो गांधीवादी नेता हैं, जो गांधी जी के सपोर्टर हैं, आप किसी को पूछना, आप दिल्ली में हो कि 84 में उन्होंने क्या किया था इन्होंने यहाँ पे, आपको लगता है चुप बैठे रहेंगे ये लोग? इनके गले पे आएगी तो ये चुप बैठेंगे क्या? तो ये तो सीधी बात जो है इनके गले में पड़ रही। तो ये कि सब लोग, तो कॉम्प्लिकेशन थी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अलग थे,
तो गुमनामी बाबा सुभाष बोस के बाहर न निकलने के मल्टीपल कारण थे, जो कारण सन 50 के दशक में थे वो 60 के दशक में नहीं थे पूरे। सर लेकिन अगर मैं आपसे नाम पूछूं, इफ आई वांट नेम्स, कि नेताजी के दुश्मन कौन थे अपने ही देश में, कि जो उनकी सफलता से खुश नहीं नेताजी थे? के पॉलिटिकल राइवल तो गांधी जी मेन थे। गांधी जी से उनका आंकड़ा शुरुआत से खराब था। और सुभाष, उसमें ये सवाल बड़ा अच्छा आपने पूछा मुझे। लोग कंफ्यूज करते हैं, लोग पंडित जी को ये बोलते एक हैं। राजनीतिक कोई मूव था या कोई इसमें गहरी साजिश? दैट इज द वो क्वेश्चन। राजनीतिक तौर पे कि कौन नहीं पसंद करता था उन्हें? देखो, तीन बड़े बड़े नेता उस जमाने के थे, गांधी जी, पटेल और पंडित जी। ठीक है, सरदार पटेल हो गए, पंडित जी हो गए। ये तीन से नेताजी क्वेश्चन क्या थे? तो पहला एक क्वेश्चन आता है जो सबसे कंफ्यूजिंग है, वो पंडित जी का। तो पंडित जी के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो लोग मुझे सेलेक्टिवली निकाल, हमने जबकि बात सुनी कि नेताजी के और पंडित जी के संबंध दोस्ताना थे, अच्छे थे 1938 तक। तो जब भी हम ये बता रहे हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती थी, आप 1938 से पहले की स्टेटमेंट दिखाते हैं हमारे को जी। तो पंडित जी सुभाष बोस के दोस्त थे 1938 तक। 38 के बाद में, ठीक है, सुभाष बोस ने उल्टा सीधा बोला उनके बारे में, तो वो उसको हटा दीजिए। सरदार पटेल से उनके रिश्ते अच्छे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि सरदार पटेल का प्रॉब्लम ये हुआ था कि अब इसमें आप इसको पटेल वर्सेस बोस नहीं बना सकते। सरदार पटेल के एक बड़े भाई थे जो बहुत जाने माने हमारे फ्रीडम फाइटर थे, विठल भाई पटेल। तो सुभाष बोस बहुत यंग थे विठल से, लेकिन सुभाष बोस विठल जी के साथ में थे। तो विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी के खिलाफ में पहली बार कांग्रेस में मोर्चा खोला था। और विठल भाई बहुत सुभाष बोस से प्रभावित थे, तो अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर गए थे। उस बात को लेकर सरदार पटेल को थी। तो सरदार पटेल अपना जीवन पर्यंत गांधी जी के साथ में थे। तो सरदार पटेल की भी सुभाष बोस से अच्छी नहीं बनती थी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन पंडित जी उनके दोस्त थे 38 तक। गांधी जी तो उनके पिताजी की उम्र के थे। सुभाष बोस की कभी उनसे नहीं बनी है शुरुआत से। तो यहाँ पे क्या लोग जुमले देते हैं कि मान लीजिए कि मेरे जैसा भी, मैं भी आपके सामने बैठ के यहाँ पे जोर से बक रहा हूँ, अगर मैं भी आप मुझे किसी के पास खड़ा करते हैं, मान लीजिए कि मेरे साथ हुआ ऐसा घटना, मैं विदेश में गया, मुझे कांग्रेस के नेता मिले, भाई मेरा एक राजनीतिक तौर से आपका विरोध है, आपकी पार्टी से, आपकी विचारधारा से, लेकिन मेरी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और आप खासकर जब आप हैं, आपके मिसेस हैं, मेरे माँ बाप की उम्र के, मैं आपसे तमीज़ से बात करूँगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कोई कांग्रेस का नेता दिखाई देगा, वो भी विदेश में जहाँ वो हमारे देश के नेता, तमीज़ से बात करा। तो अब मोदी जी डिग्गी राजा से कितना लड़ते हैं, लेकिन डिग्गी राजा के लड़के की शादी में गए थे ना मोदी जी, सेल्फी खिंचवाई थी ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप वो दिखाएं कि देखो मोदी जी ने सेल्फी खिंचवाई डिग्गी राजा के लड़के के साथ में, तो मोदी जी डिग्गी राजा का सपोर्टर है। इट्स लाइक दैट। तो गांधी जी को सुभाष बोस ने जो ट्रिब्यूट्स दी हैं बिकॉज ऑफ हिज एज एंड स्टैंडिंग, आप उसको कोट करते हैं, लेकिन उनके आप लेटर्स पढ़ेंगे, एक चीज़ जो हमारे देश के इतिहासकार जानबूझ के छुपाते हैं कि सुभाष बोस ने अपने जो संबंध है गांधी जी के साथ में, जो सबसे ज़्यादा खुल के लिखे हैं वो जर्मनी में लिखे हैं, जब वो भारत छोड़ के चले गए थे। जर्मनी से उन्होंने रासबिहारी बोस को चिट्ठी लिखी, अंग्रेजी में लिखी है। इतिहासकारों को पता है चिट्ठी के बारे में, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते। क्यों? इसमें साफ लिखा है कि ये आदमी को मैं 2 बार हरा चुका हूँ, ये कभी हमको सपोर्ट नहीं करेगा और ये हमेशा अंग्रेजों से कंप्रोमाइज़ करता है। सुभाष बोस ने अपने ये गांधी जी के बारे में लिखा कि हमेशा अंग्रेजों से कंप्रोमाइज़ करते हैं। इतिहासकार इस लेटर को अपनी किताबों में कोट नहीं करते हैं जब वो गांधी और सुभाष के बीच के बात करते हैं। तो आपने जुमले दे रहे हो कि गांधी जी सुभाष बोस बहुत सपोर्ट करते थे गांधी जी को। आप तो जो कर्टसीज की बात कर रहे हो ना, कर्टसी तो मैं भी आपको एक्सटेंड करूँगा। मेरे को किसी भी बड़े नेता के साथ बैठा दो, बड़े आदमी, मेरे खुद के, मेरे फैमिली में लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को, भी मेरे रिश्तेदार हैं। कल को लालू जी सपोर्ट कर दिया कांग्रेसियों को, भी मेरे रिश्तेदार हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरा रिश्तेदार है, वो है कांग्रेसी लेकिन मेरे रिश्तेदार है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो सुभाष बोस की पॉलिटिकल लेवल पे गांधी जी से नहीं बनती थी, तो पूरा सिस्टम उनके खिलाफ में, और अनफॉर्चुनेटली बाद में पंडित जी से बिगड़ गई। वो पंडित जी कल को प्रधानमंत्री बन गए, तो पूरा भारत सरकार का जो सिस्टम था वो सुभाष बोस के नाम को दबाता था, और वो लेगेसी अभी तक चल रही है। मोदी जी ने कुछ हालत तक उसको ठीक किया, थोड़ा सा मोरारजी भाई ने किया था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सुभाष बोस इस सिस्टम में मिसफिट थे। ये सिस्टम जिसको ये सिस्टम में हम जो अभी तक हमारे सामने चल रहा है, ये सिस्टम बेसिकली गांधी जी और पंडित जी की ग्लोरिफिकेशन के लिए बना। गांधी जी की बीजेपी ने बड़ी इंटेलिजेंटली पंडित जी का नाम हटा दिया, लेकिन गांधी जी का नाम बढ़ा दिया और ज़्यादा पहले से ज़्यादा। जी। तो ये फर्क पड़ा सर। नेताजी की जब डेथ हुई थी, जब डेथ की खबर आई है ना, जब डेथ की खबर आई, तो एक तरफ आपने जो अभी बताया, इसी से रिलेटेड ये सवाल मैं पूछती हूँ कि आपने बताया कि नेहरू जी के साथ उनकी थोड़ी अनबन हो गई, जैसे आपने अभी बताया। They were not on the same page. They were not on the same page. गांधी जी के साथ भी हो गई। तो जब ये खबर आती है देश में उनके मौत के बारे में, तो उन्होंने बहुत शोक प्रकट किया था, बहुत दुखी हुए। वो तो करेंगे, वो तो कोई भी देखो, जब वो तो वो उसमें वो अलग कहानी है। वो तो किसी के जाने पे तो शोक कोई भी करेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं
कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, उसका मतलब ये नहीं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। जब इंदिरा जी को मारा गलत हुआ, नहीं राजीव जी को मारा गलत हुआ, तो वो एक ह्यूमैनिटी की भावना अलग है। और मैंने कभी ये बोला कि पंडित जी प्रेम चोपड़ा थे, कि पंडित जी को नेताजी आफ्टर उनके पुराने दोस्त थे जी। और उसके बाद में क्या नाम है, जब पंडित जी कमला नेहरू जी की डेथ हुई है तो सुभाष बोस वहाँ ऑलरेडी थे क्योंकि उनको एग्जाइल मिला हुआ था। सुभाष बोस की देखभाल करिए। इंदिरा जी जब अपनी माता को देखने के लिए आखिरी बार गई है स्विट्जरलैंड में, तो उनको रिसीव करने स्टेशन पे वहाँ पे सुभाष बोस आए थे। तो ऐसा नहीं कि पंडित जी को कोई खुशबू था, नहीं सर, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हुई, बाद में जो प्रॉब्लम पॉलिटिकल, और फिर ये जब ठीक है मौत की खबर आती है, ठीक है, सुनिए, शोक प्रकट किया, ओके यू गॉट, फिर उसके बाद व्हाट इज दिस रिलेशन दैट यू से। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेट मी गिव यू आंसर। एक मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन कभी आपको बताऊंगा बाद में। एक जाने माने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के, तो ये बीजेपी का आदमी नहीं है, संघ का आदमी नहीं है। उसने ये स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट हाउस में, प्रोसीडिंग में है, तो आप मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ सकते। मैं तो आपको सिंपल कोट कर रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति ने ये बात बोली है। उसका नाम मुझे याद है, बता दूंगा आपको, लेकिन जाना माना कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। अच्छा। सीपीआई का, सीपीएम का। उसने स्टेटमेंट नहीं, वॉज एन एसटी, उसने स्टेटमेंट दिया कि साल 1946 में लॉर्ड माउंटबैटन जाते हैं सिंगापुर में और उनकी मुलाकात पंडित नेहरू से होती है। ठीक है, माउंटबैटन वो आदमी है जो मिलिट्री साइड से सुभाष बोस के खिलाफ थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और बाद में उन्हीं को हमारा गवर्नर जनरल बना के रखा गया, पहला भारत का। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया कि माउंटबैटन पंडित जी को पहली बार वहाँ मिलता है, और ये फैक्ट है, मिले थे। ये भी फैक्ट है कि पंडित जी की दोस्ती उनसे हो गई थी उस टाइम से। तो उसने उसके हिसाब से डिटेल उसने दी। उसने कहा कि उसने पंडित जी को ये पूछा कि तुम इतना ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के बारे में आजकल जो भारत में बातें कर, क्योंकि जब ये सन 45 और 46 के बीच में, खासकर जब ये रेड फोर्ट ट्रायल शुरू हुए थे, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। ये सुभाष बोस के नाम पे इन्होंने पैसे लोगों से कलेक्ट किए और पूरी पार्टी को जिंदा कराया। तो पंडित जी ने सारी बातें बहुत अच्छी बोलती कि वो नेताजी ने INA की लड़ाई है, ये प्लांट धमकाना, बाद में ड्रॉप कर दिया। लेकिन कम से कम उस पीरियड में 45 के आखिर से लेकर के 46 के बीच में दबा के सुभाष बोस की बातें किया करते थे, INA की तारीफ करते थे पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में उसने माउंटबैटन ने बोला कि तुम जो इतनी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हो अपने कंट्री में, अगर वो वापस आ गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड हिम कि अगर भारत का पार्टीशन नहीं होता है तो अगला प्रधानमंत्री कहाँ से आएगा, यूपी से कि बंगाल से? एंड द आंसर दिस जेंटलमैन हिमसेल्फ गेव ऑन देयर बिहाफ कि पंडित जी कंप्लीटली चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स, बिकॉज द आंसर इज करेक्ट। अगर भारत का पार्टीशन नहीं होता, बंगाल से आता। सो वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। कुछ सवाल ऐसे ही जो मुझे आपसे पूछने हैं कि क्या आप RSS के एजेंट हो? अच्छा, नहीं, आप सीधा पूछो। मैं तो सीधा ही पूछ रही हूँ कि there is आपको लगता है कि मैं आपको सीधा आंसर नहीं दे रहा कोई चीज? बिल्कुल नहीं सर, देखिए, हम अब कॉन्वर्सेशन तो बोस के ऊपर खत्म हो गया, हम अब अनुज नहीं, एवरीथिंग फेयर गेम, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट एंड देन एवरीथिंग लिंक्ड टू, बिकॉज़ हमेशा आप पे एक एलिगेशन लगता है कि आप RSS के एजेंट हो, आप RSS के हेड हंटर हो, और उनके बारे में मतलब बताइए आप। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी कहानी ये है कि जैसे आपको मैंने बोला कि इसकी कहानी की शुरुआत बता, तो कहानी शुरुआत कैसे हुई इसकी शुरुआत ये है कि मैं, क्योंकि देखिए मैं बंगाल जाता हूँ बहुत, मेरे दोस्त ज़्यादातर बंगाली, ऑब्वियसली नेताजी को है तो बंगाली सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ ज़्यादा दोस्त बंगाली हैं। और मेरे को कलकत्ता बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट सिटी है कलकत्ता, बहुत अच्छा लगता है मुझे कलकत्ता जाना। तो मैं बहुत ज़्यादा बंगाल और खासकर कलकत्ता जाता हूँ। पॉलिटिकल आंसर नहीं, आई एम कमिंग टू द आंसर, पॉलिटिकल करेक्ट आंसर, आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड कि मुझे कैसे लोगों ने एजेंट बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ उसका। एक हमारे खासकर हम लोगों को जो नॉर्थ इंडिया के, हमारे दिमाग में फितूर है कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। तो जब मैं, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत बंगाली बने नेताजी के साथ में लेकर, मेरा आना जाना शुरू हुआ, और विदेश में, देश में, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं बंगालियों से मिलता हूँ, बंगाली समाज से मेरी बातचीत होती है। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई थी कि बंगाली जो है 90% सुभाष बोस में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। अच्छा। वो सारे के सारे या तो कांग्रेस पार्टी को डायरेक्टली इंडायरेक्टली या कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर है। सिर्फ बेचारे कोई 10% लोगों में इंटरेस्ट है, तो उन 10% को नाम लेके आप पूरी बंगाली कॉम को आप एक अलग इमेज दे रहे हैं। तो वो 10% वाले मेरे सपोर्टर हैं, लेकिन बाकी 90% को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हॉस्टाइल हैं। आप, मैनी ऑफ देम आर हॉस्टाइल एक्चुअली। तो मैंने जाकर के गलत काम ये किया कि मैंने बंगाल में जाकर के, और मैं आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ कि भारत की आज़ादी जो मिली है वो नेताजी की वजह से मिली है, और अहिंसा का उसमें कोई रोल नहीं है। और मैं आपके थ्रू, आपके जितने बंधु बैठे हैं खासकर बंगाली, उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप ज़रा गूगल सर्च करना है वो कर लो, किताबें उठाना किताबें उठा लो, मुझे गिनती के 5 टॉप लेवल के बंगालियों का नाम गिना दो, किसी मुख्यमंत्री का बड़े का, किसी बड़े सत्यजीत रे का नाम गिनाओ, किसी का भी नाम गिना दो,
सत्यजीत रे ने तो सुभाष बोस का नाम तक जिंदगी में मेरे से नहीं लिया होगा ढंग से कभी। 5 बंगालियों का नाम गिनाओ बड़े बड़े का किसी फील्ड का जिन्होंने ये खुल करके बोला कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, नॉट बिकॉज ऑफ अहिंसा। डोंट गिव मी द नेम्स ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ द आरएसएस, लाइक इनडायरेक्टली, लाइक डॉक्टर आर सी मजूमदार, उन्होंने भी खुल के नहीं बोला था। डोंट गिव मी द नेम ऑफ समर गुहा नोबडी इन द लार्जर बंगाली थिंग। गिव मी नेम्स ऑफ 5 इंपॉर्टेंट बंगाली, चाहे बॉम्बे में हो चाहे कहीं हो, जिन्होंने खुल के ये बात बोली है कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, नॉट बिकॉज ऑफ अहिंसा। वो नहीं बोलेंगे बिकॉज वहाँ गांधी जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। पिछले 100 साल से गांधी भक्ति वहाँ बंगाल में चल रही है। नेताजी का एयरपोर्ट है पूरे भारत में। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ रिसेंट टाइम का, कि भारत में नेताजी के नाम की सबसे अच्छी बिल्डिंग जो मुझे नजर आती है, अब तो ये मूर्ति होगी हमारी दिल्ली वाली, वो कलकत्ता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है। तो जैसे आप और मैं, हम लोग बाहर के आदमी हैं, हम लोग बाहर के व्यक्ति हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, तो कल अगर मैं जैसे मैं अपने बॉम्बे एयरपोर्ट पर आता हूँ तो शिवाजी महाराज का फोटो दिखाई देता है सामने, है ना। तो जब मैं कलकत्ता में उतर रहा हूँ तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी गांधी गैलरी हम लगाएंगे नेताजी एयरपोर्ट में। तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये नेताजी का नाम पे एयरपोर्ट बना रखा है, तो यहाँ तो नेताजी की गैलरी लगनी चाहिए। आप उस गैलरी में गांधी जी के लगा फोटो, बिल्कुल नेताजी तो गांधी जी के साथ में थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। तो वही नेताजी के परिवार के लोग जो नेताजी के नाम पे बैठ के अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्होंने मुझे अपोज किया और वो गैलरी अभी तक वहाँ पर है। तो वहाँ पे पहली बात आप समझ लीजिए कि वहाँ के लोग जो हैं इसके फेवर में नहीं है। लेकिन जब मैंने ये खोल करके बोलना शुरू कर दिया, और इतनी दिल्ली वाले स्टाइल में, हरियाणा और यूपी के पंजाब का एक्सेंट है कि भारत की आज़ादी जो है वो सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली है, गांधी का रोल नहीं था। ऊपर से मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, मैं ये बताऊँगा क्या है इटली वाली। इससे ये बंगाली में भड़क गए बहुत सारे मुझ पर। क्या है इसे मुझे मैं बताता हूँ, पहले टी शर्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये अलग चीज़ है, बट उससे ये आपको आरएसएस वाली बात बताता हूँ कि ये मुझसे भड़क गए कि खुल्लम खुल्ला आकर के ये बोल रहा है कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ सुभाष बोस और गांधी से नहीं हुआ। ये बेसिकली गांधी के चमचे सारे के सारे गांधी के सपोर्टर हैं। तो वो भड़क गए मुझसे। तो वहाँ पे एक बहुत मशहूर गाली ये है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसको बोलते हैं आरएसएस का एजेंट है ये, क्योंकि उनके हिसाब से गाली है, उनके हिसाब से गाली। अगर आप उस सर्कल में जाएंगे, उस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, किसी आदमी को गाली देनी हो तो बोलते हैं आरएसएस का एजेंट है। जैसे बहुत ज़माने पहले बोलते थे सीआईए का एजेंट है। तो ये उनके हिसाब से कि हिंदुत्व का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, ये गाली है। तो वहाँ बंगाल में एक उनका कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस है गणशक्ति। तो उसमें किसी आर्टिकल में उन्होंने मुझे लिख करके दिया कि ये आदमी आरएसएस का, इसका हिंदुत्व का एजेंट है करके। तो जो दे दिया, अब मैंने क्या कि मैंने वो संभाल के रखा हुआ। मैं फिर गया था नागपुर में एक बार, अभी भी गया लेकिन पहले गया, तो मैंने वहाँ जाके उनको दिखाया। संघ मुख्यालय मेरे दोस्त हैं, मेरे दो संघ में हैं, तो उनको मैं दिखाया, देखो जी ये तो मैंने अपने पहले दोस्तों को ये बताया कि तुमने अपना जीवन खपा दिया संघ के साथ में, तुमने देश सेवा में प्रचारक बन गए, तुम्हें कभी वो नहीं मिली, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, कभी सर्टिफिकेशन नहीं मिला। मैं सर्टिफाइड एजेंट हूँ आरएसएस का, मुझे वहाँ संघ के मुख्य है। मैंने कहा भैया आप मुझे कोई पैसा पूसा दो, बैठ के फ्री फंड का एजेंट बना के रखा हुआ। तो ये मेरे जो आरएसएस एजेंट जो बनने की बात बोली जा रही है, वो बेसिकली ये स्टार्ट की थी उन बंगालियों ने जिनको इस बात पे मिर्ची लग रही है कि मैं पब्लिकली बोलता फिरता हूँ कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, नॉट बिकॉज ऑफ गांधी, बिकॉज ये लोग गांधी जी की वहाँ पे भक्ति करते आए। इसलिए एक बंगाली आपको बता रहा हूँ, टॉप के नाम गिना रहा हूँ, चाहे आपके बॉम्बे में फिल्म वाले बैठे हो, ये कभी नहीं बोलेंगे कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, क्योंकि गांधी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो कोई नहीं बोला आज तक। उसमें आती है टी शर्ट के बाद, टी शर्ट क्या है, मतलब ये बड़ा क्रूड एग्जाम्पल था। देखिए हुआ क्या था, एक बड़ी अच्छी घटना घटी थी सन 56 में इस देश में, और ये इकलौती चीज़ है जो पूरे झूठ का पर्दाफाश कर देगी। वो घटना ये थी कि भारत की जो आज़ादी मिली है 47 में, जो ट्रांसफ़र पावर हुआ है, आज़ादी क्या बोलेंगे, लेकिन जो भी है ट्रांसफ़र पावर जो हुआ था, उसका कौन सबसे बढ़िया जानता उसके बारे में, वो आदमी जिसने वो डिसीजन लिया। तो वो आदमी था क्लेमेंट एटली, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो साल 56 में क्लेमेंट एटली साहब भारत में आते हैं, ठीक है, दिल्ली आते हैं, लखनऊ जाते हैं, और वहाँ में दिखाई दे रहा है कि लखनऊ में सुभाष बोस की उन्होंने बातें करी हैं, IB के लोगों ने बात किया उसके बारे में, उनके जिंदा रहने की बात करी है इनडायरेक्टली वो करके। तो वो कलकत्ता पहुंचते हैं, तो कलकत्ता में उनको रिसीव करता है वहाँ का गवर्नर। अब किस्मत की बात यह कि उस टाइम पे गवर्नर नहीं था, तो जो कलकत्ता के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वही एक्टिंग गवर्नर थे। यहाँ पे खासकर जो यंग बच्चे वो ध्यान में रखें कि 1956 का कलकत्ते को आज के कलकत्ते से मत मिलाना। 1956 का 53 का कलकत्ता भारत की नंबर 1 सिटी थी, नंबर 1। ट्राम सिस्टम है, सब कुछ वहीं था। कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा शहर था, बॉम्बे उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं हुआ था। वो कलकत्ता और आजा कलकत्ता में मत कंपेयर, आप कंफ्यूजन सब वही होती है कि आप कंपेयर करके, अब मान लिया कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, तो 56 का कलकत्ते को आज के कलकत्ते से का इक्वेट मत करना, बहुत अलग था उस जमाने में। उस कलकत्ता में 1952 तक चीफ जस्टिस अंग्रेज हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के बाद में। फनी भूषण चक्रवर्ती, जाना माना वकील और जज,
वो पहला आदमी है जो उसका कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना है। वो एक्टिंग गवर्नर था, वो कोई पत्रकार नहीं है झूठ बोलेगा जी। उसने क्लेमेंट एटली को होस्ट किया। होस्ट करने के बाद उसने कुछ बातें की उनसे, बात करने के बाद उसने डर डर के 5-6 साल बाद पहली बार बोला तो लोगों ने सेंसर कर दिया। उसके बाद साल 78 में उसने अपनी किसी जगह पे किताब में उसने अपने हाथ से नोट लिख के छोड़ दिया। उसने ये बोला कि मैंने एटलीस्ट आपसे पूछा था भाई आप भारत छोड़ो आंदोलन तो पिट गया था एकदम का, सभी का मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन फेल गया था, ये सिर्फ बीजेपी वाले प्रमोट कर रहे हैं, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन वाज अ फ्लॉप और गांधी जी ने उसको डिसोन कर दिया था जैसी अहिंसा हुई। ये अभी आजकल उसको रीबूट कर रहे हैं मोदी सरकार, बेमतलब झूठ को प्रमोट कर रहे हैं। कोई भारत छोड़ो आंदोलन का कोई भारत की फ्रीडम से कुछ लेना नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया था वो। तो भारत छोड़ो आंदोलन फेल होने के बाद में बोला भाई आप जीत गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप किस बात से यहाँ छोड़ के गए थे आप इस बात को। तो उसने कारण बताया कि वो छोड़ने कारण थे कि फौज में हमारे खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, नेवल रिवोल्ट हो गया बॉम्बे में, वो ये लिंक सुभाष बोस का निकल के आया। तो मेन कारण सुभाष बोस उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। फिर उसने पूछा कि ठीक है अगर ये बात है जो गांधी जी के जो पूरे वो चल रहे थे सारे के सारे जो आंदोलन अहिंसा वाले, उसका कितना इम्पैक्ट था आपके डिसीजन लेने के लिए। तो उसने कहा जी मिनिमल। तो ये ऊपर ये देखो ना एटली जी की फोटो लगी हुई है। अच्छा, एटली बना रखी मैंने, मिनिमल। हाँ नहीं गांधी जी का है ये कंट्रोल, ऊपर ये तुम्हारा बाप बैठा हमारा एटली साहब है और ये मिनिमल लिखा है। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट है कि इससे ही मतलब ये मतलब आपको ज़्यादा बोलने की ब्रांड बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं स्टेटमेंट ये मिनिमल है बस, ये काफ़ी है। और आप इसको मैं चाहता हूँ इस पर डिबेट हो, बिकॉज मैं कई लोगों के जुमले देख रहा हूँ, कुछ लोगों ने मेरे को जुमले दिए हैं कि इससे तो साबित नहीं होता, ये तो कोई आपने रिकॉर्डिंग की थी। तो मैंने उसको एक को बोला, किसी ने मुझे भाई ने कहा था कि इसकी की रिकॉर्डिंग आपके पास में कि एटली ने ये बात बोली है, ये तो रिकॉर्ड पे नहीं है। तो मैंने कहा गांधी जी को जब रेलगाड़ी से निकाला था साउथ अफ्रीका में, तो तूने क्या iPhone 15 Pro से रिकॉर्डिंग की थी उसकी? उस पर किताब है पूरी कि गांधी जी को रेलगाड़ी से निकाला था, उसके बारे में डाउट है लोगों को, कुछ लोगों को मुझे पता नहीं। अच्छा। तो डोंट गिव मी दिस मम्बो जम्बो अबाउट, मैं फिर पूरा महात्मा गांधी कलेक्टेड वर्क्स और चाचा नेहरू के सारे चीज़ों को वकील से पढ़वाऊंगा कि बता इसमें से एविडेंस है कि नहीं है। डोंट क्वेश्चन ये थ्योरी कि एटलीस्ट बोला गया था इज फेयरली क्रेडिबल और इसके सपोर्ट में एविडेंस है। और बाद में किसी और कांग्रेसी हिस्टोरियन को भी एटली ने ये बात रिपीट करी है। मैं एक जगह हैरान हो गया, मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट याद नहीं, मैंने कुछ कोटेशन दिया था किसी हमारे फेवर में। इट वॉज कमिंग फ्रॉम, आई वॉज कोटिंग विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल इज टेलिंग समथिंग टू क्लेमेंट एटली कि आप इस कंट्री को आज़ाद कैसे बता रही हो, तो सारे के सारे राजा के नाम पे ओथ लिए। 15 अगस्त सन 47 को हमने राजा के नाम से ओथ लिया है। तो एटलीस्ट चर्चिल इज करेक्ट, इसे आज़ाद कहाँ से बता रहे, तो हमारे राजा के नाम पे उन्होंने ओथ लिया लोगों ने जी। तो मेरा किसी ने फैक्ट चेक किया उस पर, तो मेरा फैक्ट चेक करने के लिए आया कौन, कोई किसी हिस्टोरियन ने क्या कि फैक्ट चेक करके बोला कि ये जो बात बोल रहा है गलत है। मतलब इंग्लैंड का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को स्टेटमेंट दे रहा है, उसको फैक्ट चेक कर रहा है कोई हिस्टोरियन। आप आज दिल्ली में हो, आप जाके यहाँ ब्रिटिश हाई कमीशन में जाइए, ऐसे 50 इतिहास खड़े होंगे वहाँ पर लाइन में कि बाबा हमको वीज़ा दे दे आने के लिए। तुम हो कौन जी? तुम्हारी इतिहासकार की औकात क्या है? मैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कोट कर रहा हूँ, भैया तू है कौन? उसको फैक्ट चेक करोगे आप। तो ये कहानी, माय बुक्स नेम इज द बोस डिसेप्शन एंड यू शुड ऑल रीड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, मजा आएगा पढ़ने में। और एक बात कुछ लोगों ने, आप समझ लीजिए, ये वो लव स्टोरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मीट इन दी होटल एंड शादी हो गई। ये किताब बहुत मज़ेदार है और आप ये उस तरह की लेवल की किताब है जो जीवन में आप 4-5 बार पढ़ोगे, आपको मज़ा आएगा हर बार, पूरा पैसा वसूल होगा। आप पढ़िए उसमें, पर हमने उसको कंडेंस करा, बहुत समझाया है, पूरा इंटरनेशनल स्टोरी है, लेकिन ये वो किताब है जिसको आप जिंदगी में 3-4 पढ़ोगे, आपको हर बार नई चीज़ दिखाई देगी। और जो भी बैठ के मैंने आपसे पूरा ये जो बात कही है इतनी लंबी चौड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है पूरी इशू का। मैं चाहता हूँ कि लोगों का लेवल एक बार बड़ा हो जाए। हम लोग, मैं चाहूँगा कि आपके साथ बैठ के मैं स्पेसिफिक इश्यूज पे बात करूँ जी जी जी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं ये एक एक क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। आई नो बट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स जो बोस के डेथ, नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेके रिलेटेड है। आपने हर एक चीज बहुत विस्तार से बताई है, बहुत पीछे जाकर बताई है। बिकॉज़ यू आर आस्किंग मी एंड आई मस्ट अप्रिशिएट एंड मस्ट टेल यू दिस थिंग कि ये आपकी जनरेशन के लोग, यंगर लोग जो हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मेरा एक बहुत बड़ा कंप्लेन है कि जितने बुढ़ो हो गए हैं, बुढ़ों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसमें बुढ़ो पता नहीं क्या, ये रात को बैठ के फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे इनका दिमाग घूम गया। जिनको इंटरेस्ट जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है
वो नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे, लेकिन जो यंगर जनरेशन है उसको काफी इसमें इंटरेस्ट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि थ्रू यू आई बी एबल टू रीच सो मेनी ऑफ देम। जी जी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन। मैं ऑडियंस से यही कहूंगी कि सर ने जो एक एक बात कही है, किताब पढ़े, किताब लेके पढ़े, किताब बिल्कुल पढ़ें। द बोस्ट डिसेप्शन के नाम से है, और वी हैव शेयर्ड द लिंक टू द बुक हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाएं, खरीदे, बुक पढ़े। और सर ने जो कहा है आज, बहुत सारे जुमले और जुमलों को सर ने बड़े अच्छे से बताया है और खुलेआम बताया। जिससे भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, सर कह रहे हैं खुलेआम आए, डिबेट करें सर के साथ। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए द राव्या सारडा पॉडकास्ट।